करण सिंह ने राज थापर को कहा कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है। दिस इज अंडर कोट। करण सिंह कह रहे हैं कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है और ये 1980 की घटना है। आज का विषय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिन इतिहासकारों की चर्चा हो रही है, कुछ के नाम भी मैं लूंगा। वो पिछले 50 सालों से देश के सबसे बड़े इतिहासकारों में गिने जाते हैं, दुनिया में उनका नाम है। और ये कहना बड़ा दुखद है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल बिना किसी सिर पैर के न केवल लिखी, न केवल बोली, न बल्कि उसको लगातार इतना प्रचारित किया कि वो देश और विदेश दोनों जगह पढ़े लिखे लोगों में एक जाने माने सत्य के रूप में स्थापित हो गया। मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिन बातों का उन्होंने प्रचार किया था, उसके बारे में उन्होंने कभी कोई अध्ययन नहीं किया और ना ही उसका प्रमाण देने की चिंता की। और इस रूप में उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह काम किया, पॉलिटिशियंस की तरह काम किया, नॉट एज एकेडमिशियंस। तो मैं दो उदाहरण से अपनी बात शुरू करता हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि किस चीज का प्रचार उन्होंने किया, और फिर मैं बाद में ये कहूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो निराधार थी। मैं दो उदाहरण देता हूँ, दोनों बड़े व्यक्तियों के हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार सीताराम गोयल ने अपना एक अनुभव लिखा है, ये बाकायदा, और ये अक्टूबर 1990 की बात है। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक सेमिनार हुआ था, मंडल कमीशन रिपोर्ट, और उसमें जो वक्ता थे वो थे संसद सदस्य हुकुमदेव नारायण सिंह यादव। वो बाद में, अभी भी वो हैं, और उनकी आयु मुझे लगता है कि करीब 82-83 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री थे। और तो उन्होंने जो भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने चर्चा की कि जब बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षुओं के रक्त की नदियां बहाई गई थी, उनका कहने का मतलब ये था कि ये हिंदुओं ने बौद्धों का रक्त बहाया और बौद्ध विहारों में ऐसा हुआ। जब सेमिनार खत्म हुआ तो सीताराम गोयल ने उनसे पूछा, और वो बातचीत में उद्धृत करता हूँ जो उनकी पुस्तक में है। सीताराम गोयल ने पूछा हुकुमदेव नारायण सिंह यादव जी से, क्या आप कृपा करके मुझे उन बौद्ध विहारों के नाम बताएंगे जहां ऐसी घटना हुई थी? तो हुकुमदेव नारायण सिंह यादव ने कहा कि मैं दावा नहीं करूंगा कि मैं जानता हूं, मैंने कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। तो गोयल जी ने उनको कहा कि मैं आपको 6 महीने का समय देता हूं कि आप हिंदुओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या किए जाने का एक भी उदाहरण खोज कर दें। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे 2 उदाहरण भी नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण मांग रहा हूं। तो हुकुमदेव जी ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। फिर सीताराम गोयल कहते हैं कि वो हुकुमदेव जी मुझे उन बेहतरीन, भले और सज्जन लोगों में से एक लगे जिनसे मैं आज तक मिला हूं। वेरी काइंड, वेरी गुड पर्सन, और वो बड़े विनम्र थे। मुझे आशा थी कि वो मेरा सवाल याद रखेंगे और उत्तर देंगे, किंतु 3 साल बीत गए। मतलब ये उन्होंने लिखा था सीताराम गोयल ने 1993 में, और इस देश के सार्वजनिक जीवन में उच्च पद पर रहने वाले एक जाने माने पॉलिटिशियन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। ये एक उदाहरण है कि न केवल 3 साल में नहीं आया, बल्कि हुकुमदेव जी आज भी हैं, आज तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। कोई कह सकता है कि वो भूल गए होंगे या उसको मौका नहीं मिला होगा, लेकिन प्रश्न यह भी है जो हम आगे देखेंगे कि जब स्वयं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से ये पूछा जाता है, जिन्होंने ये प्रस्तावना चलाई, जिसका मैं उल्लेख करूंगा कि ये उन्हीं के माध्यम से ये चला, क्योंकि हुकुमदेव जी ने साफ कहा कि मैंने कहीं सुना होगा, उनको पता भी नहीं था कि इसका स्रोत क्या है। लेकिन मैं एक और उदाहरण इसी तरह का देना चाहता हूँ, जिससे ये पता चलेगा कि प्रचार क्या, किस चीज का हुआ, जो कि झूठा प्रचार था। और ये एक विदेशी उदाहरण है, और बहुत बड़े अखबार में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का है, उसके साउथ एशिया संवाददाता एडवर्ड ल्यूस थे, मेरे ख्याल से शायद अभी भी हैं। तो उन्होंने रोमिला थापर की एक किताब की रिव्यू लिखी,
वो किताब थी अर्ली इंडिया। और रोमिला थापर की यह किताब इनफैक्ट पहले ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से 1965 में छपी थी। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया वही उसी का एक नया एडिशन अर्ली इंडिया करके 2003 में छपा। और ये 2003 की रिपोर्ट है जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ, और ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, और मैं उनको उद्धृत करता हूँ। एडवर्ड ल्यूस, रोमिला थापर की यह शानदार किताब इस्लामी युग शुरू होने से पहले के विवरण पर खत्म होती है, लेकिन यह बिल्कुल साफ कर देती है कि मंदिरों का विध्वंस आज के भारत में बड़ा ही विस्फोटक विषय हिंदू राजाओं के लिए भी आम बात थी। जो नए राजा सिंहासन पर बैठते थे वे पहले वाले राजाओं द्वारा संरक्षित मंदिरों को तोड़वा देते थे, क्योंकि वे राजवंशों की वैधता के प्रतीक थे। और इस्लाम के आने से बहुत पहले ही हिंदू राजवंशों ने अपने के पहले के राजवंशों के लगभग सभी बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़कर मिटा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स, एडवर्ड ल्यूस, 30 मई 2003। तो इसके बाद फिर ल्यूस इसकी सराहना भी करते हैं कि भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में रोमिला थापर अपना कर्तव्य पूरा कर रही। तो मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक यूरोपीय पाठक, इस वो भी सजग, सुशिक्षित और भारत समेत पूरी दुनिया देखा हुआ पत्रकार एडवर्ड ल्यूस, वो कॉन्फिडेंटली इन निष्कर्षों पर पहुंचता है जो भारत में किसी भी सामान्य अशिक्षित व्यक्ति को भी चकित कर दे। वो क्या कंक्लूजन है जो वो रोमिला थापर की किताब से ले रहे हैं? नंबर 1, भारत में हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ना आम बात थी। नंबर 2, ये उनकी सत्ता की वैधता की प्रतीक थी, मतलब जब तक उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े तो उनकी सत्ता वैलिड नहीं होगी। ये एडवर्ड ल्यूस लिखते हैं वाया रोमिला थापर। और थर्ड, हिंदू शासकों ने लगभग सभी बौद्ध और हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ के मिटा दिया था। तो इतनी नायाब बातें पूरी दुनिया में फैल गई, और भारत में जैसा मैंने पहला उदाहरण दिया कि हमारे बड़े पॉलिटिशियन उसको दोहरा रहे हैं कि रक्त की नदियां बौद्ध विहारों में बहाई गई थी, और इसका और ये आम आदमी नहीं जानता, क्योंकि हमारे देश की जो परंपरा रही है, लोक परंपरा रही है, उसमें इस तरह के राजा, इस तरह की घटनाओं का कोई न कोई उदाहरण लोगों के पास होता है। और लोग महाभारत काल से लेकर के हाल के औरंगजेब काल तक जो राजा किसी खास चीज के लिए मशहूर हुआ, उसके बारे में लोग कुछ न कुछ जानते हैं। और ये कमाल की बात है कि हिंदू राजाओं द्वारा हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर तोड़े जाने का एक भी उदाहरण किसी लोक परंपरा में, किसी उदाहरण में नहीं है। लेकिन ये नोट किया जाए, मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि भारत के 10-35 सालों के राजनीतिक माहौल में, जबकि यह बार-बार कहा जा रहा है कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस में हिंदू असहिष्णुता, और तब से लेके अभी तक हिंदू इंटॉलरेंस, अभी भी 2-3 साल पहले इंटॉलरेंस की बड़ी चर्चा हुई। तो ये कितनी कमाल की बात है कि जब हिंदू इंटॉलरेंस इतना प्राइम सब्जेक्ट है और ये प्रेजेंट सब्जेक्ट है, तब किसी को एक उदाहरण नहीं मिलता कि कोई हिंदू राजा ने किस बौद्ध विहार का विध्वंस किया, किस हिंदू मंदिर को उसने तोड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 2 उदाहरण दिखाते हैं कि यह सारी दुनिया में और हमारे देश में उच्च वर्ग में पॉलिटिशियनों के बीच ये बात आम तौर पर स्थापित हो चुकी है कि ये ऐसा होता था, जबकि इसका एक भी उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता, कहीं भी ना सुना गया है, ना छपा हुआ है, ना हमारे पत्रकार उसका उदाहरण देते हैं, ना पॉलिटिशियन देते हैं, और ना कहीं किसी पुस्तक में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 40 वर्ष पहले भी लोगों ने ये देखा था कि ये जो मैंने रोमिला थापर का नाम लिया है क्योंकि उनकी पुस्तक के हवाले से ये बात फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, और जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लोगों ने जाना कि हिंदू राजा लोग, ये आम बात थी, और इसलिए मुसलमान शासकों, हमलावरों द्वारा मंदिर तोड़ने की कोई खास चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं, नो बिग डील। लेकिन मैं एक और उदाहरण ये दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि रोमिला थापर के इस लेखन से लोग परिचित थे, वो एक गलत काम कर रही है। और मैं एक बड़े व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, और वो खुद विद्वान भी हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर भी थे एक जमाने में, बल्कि उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का उम्मीदवार माना जाता था, अभी वो जीवित है।
डॉक्टर करण सिंह। मैं बता दूं कि वो उनके रोमिला थापर के बड़े भाई थे रोमेश थापर, वो उनके मित्र थे। और रोमेश थापर और उनकी पत्नी राज थापर, जिन्होंने ये सेमिनार जर्नल स्टैब्लिश किया था और आज भी वो चल रही है, सबसे रिस्पेक्टेड एकेडमिक मंथली सेमिनार, उसके वो संस्थापक थे राज थापर और रोमेश थापर। और ये उनके रोमिला थापर के भाई और भाभी थे। तो वो ये सभी घनिष्ठ मित्र थे और एक जमाने में इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के ये लोग लीडिंग मेंबर हुआ करते थे, वेरी पावरफुल पीपल। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के मित्र थे ये लोग, राज थापर, रोमेश थापर। तो वो प्रसंग राज थापर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऑल दीज ईयर्स। ये 1991 में छपी थी, उनके देहांत के बाद उनकी बेटी ने छापा। ये उसके पेज नंबर 462 463 पर इसका वर्णन है कि करण सिंह ने राज थापर को कहा कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है। दिस इज अंडर कोट। करण सिंह कह रहे हैं कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही है और ये 1980 की घटना है। और राज थापर इसका वर्णन करते हुए कहती है कि फिर दोनों में टकरार भी हो गई। रोमेश उनके भाई थे, बड़े भाई थे रोमिला थापर के, और करण सिंह फ्रेंड थे। तो राज थापर कहती हैं कि इन दोनों में एक झड़प भी हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज थापर ने रोमिला थापर को डिफेंड नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने पाया कि रोमेश थापर वीक पड़े। करण सिंह ने जो ये कहा कि रोमिला थापर डिस्ट्रॉय कर रही है इंडिया, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो फाइनेंशियल टाइम्स का मैंने उदाहरण दिया, हुकुमदेव सिंह नारायण सिंह का उदाहरण दिया, ये उसके 20-30 साल के बाद की बात की घटना है, 20 साल बाद की घटना है। और इसका मतलब है कि उस समय भी लोगों ने देखा था कि रोमिला थापर का लेखन किस तरह का था। और ये इसलिए ये इन दो उदाहरणों से मैं सिर्फ ये दिखाने की मैंने कोशिश की कि किस तरह का प्रचार किया गया और इस प्रचार को बड़े लोगों ने भी नोट किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि उसका खंडन करने या उसको ठीक करने की किसी ने कोशिश नहीं की। करण सिंह ने भी नहीं की, जबकि वो उतने पावरफुल व्यक्ति थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी के फ्रेंड थे और एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर होने की उनकी बात होती थी और खुद बड़े विद्वान थे। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जानते हुए भी कि इस तरह का इतिहास जो इंटरनेशनली फैलाया जा रहा है रोमिला थापर और उनके संप्रदाय के लोगों द्वारा, उसको खंडित करने का या उसको सुधारने का कोई काम नहीं। अब मैं इस पर आता हूँ कि कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि रोमिला थापर ने या उनके साथ के और भी बड़े इतिहासकारों ने, जिसमें दो का नाम मैं लूंगा, विपिन चंद्र और हरबंश मुखिया, वो इसलिए कि ये इन तीनों के ही एक छोटी सी पैम्फलेट थी, बल्कि है, वो आज भी छप रही है, वो इतनी पावरफुल पैम्फलेट थी। मैं महसूस करता हूँ, मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि यही उसकी जड़ है, मतलब वहीं से शुरुआत हुई। ये 1969 में ये पैम्फलेट छपी थी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, और वो आज भी छप रही है। आप इससे इसकी पावर का इस्तेमाल, इसकी मतलब महत्व का समझ सकते हैं कि 1969 में छपी हुई छोटी सी पैम्फलेट, जिसमें सिर्फ 3 ऐसे हैं, एक रोमिला थापर की, एक बिपिन चंद्र की और एक हरबंश मुखिया की। उसका टाइटल था कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, 1969, और आज तक वो उसकी एडिशन छप रही है। इससे इसका महत्व समझ सकते हैं। उसी में ये बातें पहली बार आई थी, ये जो एडवर्ड ल्यूस कह रहे हैं और जो सीताराम गोयल ने हुकुमदेव नारायण सिंह से सुना कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे। और मैं अब उसका प्रमाण देता हूँ। एक अमेरिकी अध्येता है, उनका नाम है इवेट क्लेयर रॉसर। उन्होंने पाकिस्तान और साउथ एशिया के और एक दो देशों में स्कूल टेक्स्ट बुक पर रिसर्च किया है। उनकी एक किताब भी आई थी, मुझे लगता है रूपा से, 2002 में संभवतः, स्टडी ऑफ पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स। तो उन्होंने जब इस चीज को बार बार सुना, तो वो रोमिला थापर हरबंश मुखिया से मिलने गई कि भाई आपने ये लिखा है, तो आप मुझे इसके कुछ हवाले दीजिए, इसके कुछ एविडेंस दीजिए, या आपने कोई बुक जरूर लिखी होगी, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने फिर अपना लेख लिखा जनवरी 2001 में। वो अभी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो राजीव मल्होत्रा जी का जो फाउंडेशन है, इन्फिनिटी फाउंडेशन, उसमें ये मेरे ख्याल से उसका टाइटल है पजलिंग डायमेंशंस
एंड थ्योरेटिकल नोट्स इन माय ग्रेजुएट स्कूल रिसर्च। उसमें रोस्सेर अपना अनुभव अपने अनुभव उन्होंने लिखे हैं जब वो रोमिला थापर से मिलने गई और उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप कह रही हैं और आपके कहने से बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपनी बुक या आर्टिकल्स दीजिए जिससे मैं इसको और डिटेल में समझ सकूं कि कैसे हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे, कहाँ-कहाँ उन्होंने तोड़े, उसके क्या एविडेंस है। और मैं अब उनको कोट कर रहा हूँ, रोस्सेर को, इवेन क्लेर रोस्सेर। एक दशक से भी अधिक समय से हिंदुत्व विरोधियों द्वारा यह दावा कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, एक स्वीकृत तथ्य में के रूप में प्रचारित किए जाने के कारण मैं समझती थी कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं अच्छी तरह दर्ज होंगी। हालांकि उसके समर्थन में कोई ठोस तथ्य मैंने नहीं देखा। तो मैं हरबंस रुखिया से मिली, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 19 मार्च 2000 के ओपेड पृष्ठ पर अपने लेख में हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का उल्लेख किया। मैं उनसे मिली और मैंने उनसे पूछा कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने की परंपरा के बारे में उनके पास कौन से दस्तावेज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर रोमिला थापर के पास इसके बारे में कुछ सूचनाएं हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं कि बहुत पहले हिंदू भी मंदिर तोड़ने में बड़े सक्रिय थे। मुखिया ने मुझे कहा कि उनके पास भी कुछ संदर्भ हैं, लेकिन वो कहीं फाइलों में दबी होंगी। मैंने सोचा कि अब तो वे धूल में मिल गई होंगी, क्योंकि इतने वर्षों से मुखिया इस बात को दोहरा रहे हैं और यद्यपि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर उनका लेखन खूब प्रकाशित हुआ है, लेकिन इतनी दिलचस्प बात पर उन्होंने कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा जिसको वो बार-बार इतना दोहराते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं प्रोफेसर रोमिला थापर से मिली और कहा कि प्रोफेसर मुखिया ने मुझे कहा कि आप मुझे कुछ सूचनाएं दे सकती हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि अतीत में हिंदू शासक अपने पड़ोसी राज्य के मंदिर नियमित रूप से तोड़ा करते थे। तब थापर ने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड ईटन, उसने अपने हाल की नई किताब की भूमिका में इसके बारे में कुछ लिखा। तो जब हरबंस मुखिया ने आर्टिकल लिखा, हरबंस मुखिया से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि वो रोमिला थापर से मिले, और जब रोमिला थापर से मिलने गई तो रोमिला थापर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिखा, एक अमेरिकी रिसर्चर ने लिखा है और वो भी हाल का, मतलब करंट, क्योंकि रिचर्ड ईटन हाल के राइटर हैं, अभी भी वो लिख रहे हैं। और वो जो रेफरेंस जो उन्होंने दिया वो उसी समय फ्रंट लाइन में एक लेख छपा था, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ नोट करने की बात है कि रोमिला थापर 2000 में ये जवाब दे रही हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उनकी पैम्फलेट 1969 में, जिसमें हरबंस मुखिया भी हैं, ये दोनों 2000 में कह रहे हैं कि हमने कुछ काम नहीं इस पर किया है, हमारे पास कोई किताब नहीं है, हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखे। लेकिन उनके पैम्फलेट से 1969 से ये बात दोहराई जा रही है। आज भी दोनों जीवित हैं, रोमिला थापर 90 और हरबंस मुखिया 82। वो दिल्ली में रहते हैं और मुझे लगता है कि उसके बाद भी उन्होंने, जहां तक 10 साल तक पहले तक तो मैंने उनको ट्रैक किया था, उन्होंने इस पर कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज वो दोहराना उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी तक। वो आज तक, मतलब जब भी वो लिखते रहे हैं। मैंने हाल वेंडी डॉर्निजर वाले प्रसंग में भी मैंने फॉलो किया था कि रोमिला थापर के कुछ आर्टिकल्स और इंटरव्यू आए थे, उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख किया कि हिंदू भी मंदिर तोड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा। और उन्होंने ये स्थापना कर डाली कि उस हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ने की पूरी परंपरा ही गढ़ डाली, क्योंकि वो कहते हैं कि इट वाज ए ट्रेडिशन। और अब वो कहते हैं, मतलब 2000 में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका कोई उदाहरण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रोस्टर को पूछने पर भी कोई रेफरेंस तक नहीं दिया और वो किसी और के नाम पर टाला कि आप उनके आर्टिकल या उनके बुक्स पढ़िए। तो ये दूसरा मैं तो कहूंगा अपराध है, क्योंकि जैसे करण सिंह ने बिल्कुल सटीक टर्म इस्तेमाल किया था, वो भारत को नष्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने भारत को नष्ट किया। इतने दिनों के बाद भी, ये देख लेने के बाद भी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, एक आर्टिकल तक इस पर नहीं लिखा जिसका रेफरेंस वो एक स्कॉलर को दे सकती हैं जो अमेरिका से उनसे मिलने आया, पूछने के लिए आया। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको दोहराना जारी रखा। एनीवे, मैं
मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ कि जिस रिचर्ड ईटन का उन्होंने उदाहरण दिया, उसका एक लेख फ्रंट लाइन में छपा था, वो फोर्टनाइटली इंग्लिश, और वो 9 से 22 दिसंबर 2000 का इशू है, जिसमें रिचर्ड ईटन का वो लेख है, टेम्पल डेसेक्रेशन इन प्री मॉडर्न इंडिया। उसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि भारत में इस विषय पर सीताराम गोयल के अलावा इतिहासकारों ने कोई अध्ययन नहीं किया, ये ईटन कहते हैं, जिसका रेफरेंस प्रमिला थापड़ ने दिया। दूसरी बात ईटन उसमें कहते हैं कि मुस्लिम हमलावरों ने पहले से चली आ रही हिंदू राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ने की परंपरा को ही दोहराया। अब फिर ईटन भी वही बात दोहरा रहे हैं जो रमिला थापर, हरबंस मुखिया सब दोहरा रहे हैं, और जो एक तरह से गिवन विजडम हो गया। लेकिन इसका प्रमाण उनके उस लेख में भी कहीं नहीं है और किसी लेख में नहीं है, क्योंकि ईटन ने भी जो उस आर्टिकल में, काफी रेफरेंस्ड आर्टिकल है, वो बाकायदा पेपर जैसा है, उसमें उन्होंने अपना एक भी एविडेंस नहीं दिया, और वो भी फिर किसी दूसरे अमेरिकी लेखकों का हवाला देते हैं। और थापर की तरह ही वो, मतलब स्पष्ट है कि वो भी थापर की तरह ही किसी और की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि इंटरेस्टिंगली उनमें उस लेख में एक ऐसी बातें भी मिलती हैं जो कि थापर और मुखिया की बातों के विरुद्ध है, और वो लिखते हैं कि ये पर्शियनाइज्ड टर्क्स सिस्टमैटिकली रेडेड एंड लूटेड मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ साउथ एशिया एंड सैकिंग टेम्पल्स। तो ये सारे मुस्लिम जो हमलावर थे वो साउथ एशिया के मंदिरों को तोड़ते रहते थे, और सिस्टमेटिकली उन्होंने उसको तोड़ा और लूटा, ये ईटन कहता है। लेकिन ईटन इसका एक भी रेफरेंस नहीं देता है कि उसने हिंदू मंदिर राजाओं द्वारा तोड़ने की परंपरा का कौन सा एविडेंस उसके पास है, एक एग्जाम्पल भी नहीं देता है। लेकिन वो ये दोहराता है कि यह हिंदू राजाओं की परंपरा थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हरबंस मुखिया ने वो दोहराया, प्रमिला थापड़ ने वो दोहराया, और ये ईटन ने भी दोहराया, और तीनों कहते हैं कि किसी और ने इस पर काम किया है। यही नहीं, किसी और ने काम भी किया हो, रेफरेंस कोई नहीं दे रहे हैं, तीनों में से कोई भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो 1969 से ही जिन्होंने ये प्रस्तावना चलाई, और वो ही 1969 में ही जेएनयू बना था, और ये तीनों जेएनयू चले आए थे। उस समय तक ये लोग यंग लेक्चरर थे। रोमिला थापर शायद कुरुक्षेत्र में कहीं लेक्चरर थी, हरबंस मुखिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में थे। जेएनयू 1969 में बना, 1969 में उनकी पैम्फलेट आई। पैम्फलेट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से आई, और आज भी वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेस से छप रही है, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, सीपीआई। 69 से चलाई जा रही इस बात का एविडेंस उनके पास 2000 में नहीं था, आज भी नहीं है। कभी किसी ने इसका कोई अध्ययन नहीं किया। ये एक मैंने पाया कि ये रिसर्च दिखाती है कि वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, और कोई उनकी राइटिंग्स के, उनकी बिब्लियोग्राफी देखकर भी पा सकता है कि उनकी एक आर्टिकल भी इस पर नहीं है कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, और उन्होंने सारे ही बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ के खत्म कर दिया। ये कहने वाली रोमिला थापर, हरबंस मुखिया और उनके बाद दोहराने वाले रिचर्ड ईटन, एडवर्ड ल्यूस, किसी के पास कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन उनके कहने के कारण, और ये बात मैं अनुमान से कह रहा हूं, ये रोमिला थापर के लिखने के कारण ये दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जैसा मैं संकेत कर चुका हूं कि वो बड़ी पावरफुल फैमिली की थी। रोमेश थापर के चाचा जनरल पीएन थापर नेहरू जी के दूर के रिश्तेदार थे और 1961-62 में भारतीय सेनाध्यक्ष थे। चीन युद्ध में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ह्यूमिलिएशन के बाद, तो ये बहुत बड़ी फैमिली थी, प्राइम मिनिस्टर की फ्रेंड थी। और मैंने ये राज थापर की आत्मकथा में पाया कि पेंगुइन इंडिया से उनके बड़े, पेंगुइन इंडिया के जो मालिक थे, संचालक थे, उनसे उनकी दोस्ती थी। और मेरा अनुमान है कि शायद यही कारण है कि रोमिला थापर की पहली किताब, यंग लेक्चरर की पहली किताब 1965 में पेंगुइन लंदन से प्रकाशित हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने, और चूंकि रोमेश थापर और राज थापर सीपीआई के हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक काम किया था, और ये सब उनके पर्सनल फ्रेंड थे, डांगे, मोहन कुमार मंगलम, और ये सारे लोग, जो पीसी जोशी, जो प्री इंडिपेंडेंस सीपीआई के जो टॉप लीडर थे, वो इनके पर्सनल फ्रेंड थे, क्योंकि ये लोग धनी लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, और बड़े समर्पित कम्युनिस्ट थे दोनों।
रोमेश थापर और राज थापर, मतलब रोमिला थापर के भाई और भाभी। मेरा अनुमान ये है कि रोमिला थापर का कोई कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म से ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने ये पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उन्हीं से अपनाई, उन्हीं से ली होगी। मुझे उनके लेखन में कहीं सिस्टमेटिक स्टडी की झलक नहीं मिलती है, कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है मार्क्स, एंगल्स या लेनिन वगैरह का। लेकिन जो लेखन उन्होंने किया है वो टोटली मार्क्सिस्ट लेखन है। उन्होंने रोमेश थापर के अखबार में कुछ दिन उनको सहयोग भी दिया था। क्रॉस रोड्स बंबई से छपती थी और बाद में उसको कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़प लिया। रोमेश थापर का अखबार था। तो मेरा ये अनुमान है, यहाँ पर मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि रोमिला थापर मार्क्सिस्ट प्रभाव में उसी तरह है जैसे आमतौर पर लोग आते थे। कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, लेकिन उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था। लेकिन चूंकि बड़े पावरफुल फैमिली की थी और फिर बड़ी सबसे रिसोर्सफुल यूनिवर्सिटी में वो शुरू में ही आ गई और उनका लेखन से ही प्रचार पूरी दुनिया में और भारत में फैला कि भारत में हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे, नो बिग डील। और उन्होंने सारे जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके मिटा दिया। और ये 1969 में उनकी पैम्फलेट से ही शुरू हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले शायद ये रेफरेंस कहीं नहीं आता है, और एक जगह आता है लेकिन मैं उसका वही उल्लेख करूंगा, जो भी लगभग उल्टी बातें कहता है। तो कुल मिलाकर के ये मेरा अपना निष्कर्ष है कि रोमिला थापर, हरबंश मुखिया, विपिन चंद्र के कारण ही, क्योंकि ये तीनों ही टॉप मोस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन रहे 1970 से लेकर के, मैं समझता हूँ अभी तक, मतलब जब तक वो एक्टिव रह सके तब तक वो टॉप हिस्टोरियंस माने गए देश के, दुनिया के। उनकी किताबें विश्व भर के बड़ी बड़ी संस्थाओं से छपी और ये जो इतनी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने फैलाई उसका उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था। तो ये मेरे पास एक क्रिस्टल क्लियर मेरे लिए प्रमाण है कि उन्होंने एक ऐसी बात फैला दी जिसका उनके पास कोई शोध नहीं उन्होंने किया, ना कोई उनके पास प्रमाण था, ना उन्होंने प्रमाण की चिंता की। बल्कि 1989 में जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन तेज हो रहा था, तो जेएनयू के हिस्टोरियंस ने एज ए इंस्टीट्यूशन इसमें हस्तक्षेप किया था। और वो पैम्फलेट अभी भी मिल जाएगी, अब तो नेट पर अवेलेबल है। और उस जमाने में सभी ने इसको छापा था, सेमिनार ने छापा था, फ्रंटलाइन ने छापा था, और भी लोगों ने छापा था। और ये जेएनयू सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के नाम से पब्लिश हुई थी और इस पर 26 लोग थे, एस गोपाल, रोमिला थापर, विपिन चंद्र, यू नेम इट, जितने भी टॉप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है सबका नाम उस पर है। वो 8 पेज की सिर्फ पैम्फलेट थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि हिंदू राजा मंदिर तोड़ा करते थे। और ये उस राम जन्मभूमि कंट्रोवर्सी में उनका वन ऑफ द मेजर आर्गुमेंट था कि जब हिंदू भी मंदिर तोड़ा करते थे तो ये एक अयोध्या वाली मस्जिद और मंदिर की इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत है कि बाबर ने तोड़ी थी, तोड़ी होगी, कौन सी बड़ी बात है। एनीवे, मैं एक दूसरा भी एविडेंस देता हूँ ये रोस्टर के अलावा। खुद सीताराम गोयल ने, क्योंकि ये चीज वो बहुत पहले से कह रहे थे, और मैं एक और रेफरेंस देता हूँ कि नॉट ओनली इन द पैम्फलेट बल्कि एक्टिविज्म में भी इन लोगों ने ये काम किया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेटर छपा था कलेक्टिव 12 हिस्टोरियंस का, रोमिला थापर एंड अदर्स। 2 अक्टूबर 1986 को टाइम्स ऑफ इंडिया में रोमिला थापर के नेतृत्व में 12 इतिहासकारों का एक कलेक्टिव लेटर टू एडिटर छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मथुरा और अयोध्या पर कुछ रिपोर्ट छपी थी कुछ दिन पहले, और जिसमें वो खुदाई हुई थी तो ये पाया गया था कि नीचे मंदिर के एविडेंस मिलते हैं कि मंदिर तोड़े गए थे, ये कुतुब मीनार के पास और मथुरा में वो जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है उसके पास। तो रोमिला थापर और ये 11 और लोग, 12 लोगों ने उस पर अखबार को फटकारा कि आपको इस तरह की चीजें छापने की क्या जरूरत है। और उसमें फिर वो बात आती है, ये मैं 1986 की बात कह रहा हूँ, अंडर कोट रोमिला थापर एंड 11 अदर हिस्टोरियंस वो लिखते हैं, आखिर हम कितना पीछे जाएंगे? क्या हम हिंदुओं द्वारा तोड़ी गई बौद्ध और जैन मूर्तियों की पुनर्स्थापना तक इस मामले को ले जा सकते हैं, या हिंदुओं से भी पहले के एनिमिस्ट स्थलों तक? ये देखिए, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में 12 हिस्टोरियन सिग्नेचर करके वो कह रहे हैं कि हम कितना पीछे जाएंगे। मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं
कि मुसलमानों की जो वहाँ मस्जिद है, वहाँ नीचे मंदिर है और मंदिर तोड़े गए थे। लेकिन उनका ये आर्गुमेंट है कि इस तरह की चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप पीछे जाएंगे तो हिंदुओं ने भी सारे बौद्ध और जैन मंदिर तोड़ दिए थे। तो आप पीछे तो इतनी पीछे तो जा नहीं सकते, इसलिए आप इसको भी छोड़ो। ये आर्गुमेंट उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 1986 में भी दिया। सीताराम गोयल बात को ये बात याद थी, इसीलिए जब उन्होंने इसी विषय पर अपनी किताब लिखी, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम एंड द इस्लामिक एविडेंस, इसके 2 वॉल्यूम थे। तो इसका जो पहला भाग छपा, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, तो उन्होंने मार्क्सवादियों को इस पर विचार करने के लिए निमंत्रित किया। और 27 जून 1991 को गोयल ने रोमिला थापर को अपनी किताब के साथ साथ एक क्वेश्चनायर भेजा कि आप जो कहती रही हैं अभी तक कि हिंदुओं ने भी ये बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर, बल्कि हिंदू मंदिर भी तोड़े थे, तो आप कृपा करके इस बात के एविडेंस के लिए इसका कुछ एविडेंस दीजिए, ताकि हम इसको भी क्लियर कर सकें और इसको भी सामने ला सकें। हमें किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने उनसे मांग की कि आप वो दस्तावेज दीजिए जिससे हिंदुओं द्वारा बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट मूर्तियों के विध्वंस का उल्लेख हो, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। दूसरा, हिंदू लिटरेरी सोर्सेज दीजिए जिसमें कहीं भी इसका उल्लेख हो, ये मूर्तियों का विध्वंस किया गया। हिंदू धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों के भी वो अंश दीजिए जिसमें अन्य धर्मावलंबियों के पूजा स्थल तोड़ने या पवित्र करने के लिए कहा गया हो। उन हिंदू राजाओं, सेनापतियों के नाम दीजिए जिन्होंने बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट पूजा स्थलों को तोड़ने या अपमानित करने या उनको तोड़ के हिंदू जगहों में बदलने के लिए उनको हिंदू जनता अपना नायक मानती हो कि हाँ, इन्होंने बड़ा ग्रेट काम किया, बौद्ध मंदिरों को तोड़ के हिंदू मंदिर बना दिए, तो उसकी लिस्ट दीजिए। फिर उन बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट स्थलों की सूची दीजिए जिनको हाल में या पहले भी कभी भी हिंदुओं ने अपवित्र किया या ध्वस्त किया या उनको जबरदस्ती हिंदू स्थानों में बदल दिया। फिर आप उन हिंदू मूर्तियों और स्थानों के नाम दीजिए जो उन स्थानों पर खड़े हैं जहां पहले बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट पूजा स्थल थे। फिर आप उन बौद्ध, जैन और एनिमिस्ट नेताओं या संगठनों के नाम दीजिए जो दावा कर रहे हो कि फलाने फलाने जो हिंदू स्थल हैं वो हमारे थे और हमसे छीन लिए गए थे, और जो उसके पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हो। और फाइनली उन हिंदू नेताओं और संगठनों के नाम दीजिए जो बौद्ध, जैन द्वारा अपने पूजा स्थलों के पुनर्स्थापन की मांग का विरोध कर रहे हो, जो ऐसे स्थल के लिए यथावत स्थिति बनाने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हो, या इसके पक्ष में दंगे कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो। तो ये जो क्वेश्चनायर सीताराम गोयल ने रोमिला थापर को और अन्य लोगों को भेजा, इसको पढ़ करके कोई भी समझ सकता है कि जब आप कोई क्लेम करते हैं वो इसी आधार पर तय हो सकते हैं, या तो आप पुरातात्विक एविडेंस दीजिए, लिटरेरी एविडेंस दीजिए, या लोक परंपरा का कोई एविडेंस दीजिए, संगठनों का या व्यक्तियों का नाम दीजिए, राजाओं का या सेनापतियों का नाम दीजिए, तो कोई एविडेंस आप दीजिए, कुछ इस तरह की चीजें। लेकिन रोमिला थापर ने उनको जवाब दिया, उनको उत्तर दिया। ये 10 अगस्त 1991 को ये पूरी डिटेल सीताराम गोयल की उस पुस्तक में भी है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम का जो दूसरा वॉल्यूम है, उसमें उन्होंने इसको भी पूरा दे दिया। जो उनकी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के साथ जितनी भी उनकी ये पत्राचार हुआ और जो भी उन्होंने कहा, जो इन्होंने कहा, तो वो मिल जाएगा। रोमिला थापर लिखती हैं अंडर कोट, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं सीताराम गोयल को, इन द लेटर 10 अगस्त 1991। थापर लिखती हैं, जहां तक आपकी प्रश्नावली में उठाए गए मुद्दों की बात है, आप इस विषय पर विभिन्न विचारधारा के असंख्य इतिहासकारों द्वारा हाल में किए गए शोध कार्यों से संभवतः अनजान है। इसीलिए मैं शुरुआत के लिए आपको अपना एक प्रकाशित लेक्चर पढ़ने की सलाह देती हूं जिसका शीर्षक है कल्चरल ट्रांजैक्शंस इन अर्ली इंडिया। अब फिर देखिए कि वही रिस्पॉन्स है। इन्होंने एक भी एविडेंस नहीं दिया, एक भी उल्लेख नहीं किया, किसी सोर्स का नाम नहीं दिया, और अपना भी कोई बुक के बदले कोई लेक्चर पढ़ने की बात कर रही है, और वो भी इसलिए कि कोई दूसरे लोगों ने इस पर काम किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस आर्टिकल में भी जिस लेक्चर को कह रही है, वो लेक्चर भी बाद में प्रकाशित हुआ था
और ये उसी साल का मेरे ख्याल से 1991 में ही उनका ये डीयू में कोई उनका लेक्चर था, ये कुरैशी मेमोरियल लेक्चर, ये रोमिला थापर का। उसी लेक्चर को वो पढ़ने की सलाह उस व्यक्ति को दे रही हैं जो प्री प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों के समय में ही, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए फर्स्ट क्लास किया था और जो इतने सालों से इतिहास में लेखन कर रहा है, उसको वो अपना लेक्चर पढ़ने के लिए कह रही हैं, लेकिन उनको एक भी रेफरेंस वो नहीं दे रही। नोट कीजिए, वो रोमिला थापर अकेली नहीं थी, 12 हिस्टोरियन थे जिन्होंने वो टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर में साइन करके भेजा था कि जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ने के तक हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन बार बार पूछे जाने पर, चुनौती दिए जाने पर भी आज तक, मुझे लगता है 86 से आज 35 वर्ष हो गए, उन्होंने आज तक इस पर कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा, कोई लेख भी नहीं लिखा और कोई रेफरेंस तो आज तक नहीं ही दिए जो प्रचार वो कह रहे थे। अब ये भी आप नहीं कह सकते कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया, राम जन्मभूमि मूवमेंट को डिरेल करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए भी जो इन्होंने पैम्फलेट छापी थी जेएनयू से, बाकायदा सेंटर का नाम दे करके सीएचएस, और जिसमें 26 हिस्टोरियन के सिग्नेचर थे इंक्लूडिंग एस गोपाल, रोमिला थापर, उसमें भी ये उल्लेख है कि बौद्ध मंदिर हिंदुओं ने भी तोड़े थे। और लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई आर्टिकल तक नहीं लिखा जिसको उन्होंने 50 वर्षों से पूरी दुनिया में फैलाया। और सच पूछिए तो ये अपने आप में इतना बड़ा अपराध है कि मैं कभी-कभी सोचकर दंग रह जाता हूँ कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर इतने इतिहासकारों ने ऐसा काम किया जो उनका विद्वत धर्म था। अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे पर विश्वास करके भी साइन कर रहे हैं, रोमिला थापर पर विश्वास करके, बिपिन चंद्र पर विश्वास करके, लेकिन आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात को कभी तो खोजने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना महत्वपूर्ण था कि अगर उनको एक भी एग्जाम्पल मिला होता, मैं आपको उल्टी तरह से भी एविडेंस देता हूँ कि अगर उनको एक भी एविडेंस मिल गया होता तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको अमिताभ बच्चन की तरह दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया होता कि देखो इस राजे ने यहाँ पर ये मंदिर तोड़ा था। लेकिन वो आज तक एक नाम नहीं दे सके, लेकिन पूरी जिद है कि उसका वो प्रचार करते रहेंगे, करते रहे, और पूछने पर भी, चैलेंज करने पर भी, रिक्वेस्ट करने पर भी उन्होंने उसको रिवाइज नहीं किया, उन्होंने इसमें कोई संशोधन नहीं किया। और जबकि दूसरी तरफ उसी सीताराम गोयल ने उस पुस्तक में पूरे एविडेंस के साथ हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम की पूरी लिस्ट उन्होंने दी, पूरे डिटेल के साथ, रेफरेंस के साथ। और वो छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस को उन्होंने 1991 में दी। और ये भी एक नोट करने की चीज है कि किसी हिस्टोरियन ने उसकी उस लिस्ट की एक भी जगह का खंडन नहीं किया। तो ये एक तरह से लेफ्ट हैंड रिकॉग्निशन है कि सीताराम गोयल ने जो लिस्ट दी हिंदू मंदिर इस्लामियों द्वारा तोड़े जाने की, उसका खंडन करने की स्थिति में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन नहीं थे, यहाँ तक कि क्वेश्चन करने की स्थिति में भी नहीं। तो ये ये एक दूसरा उदाहरण है मेरी दृष्टि में, जो दिखाता है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के, बल्कि प्रमाण की चिंता बिना किए, उन्होंने एक झूठी बात और इतनी महत्वपूर्ण बात फैलाई जिससे भारत और भारत से बाहर भारत का, हिंदू धर्म का, हिंदू समाज की भारी बदनामी हुई, और एक तरह से जो इस्लामी साम्राज्यवाद है उसका बहुत भारी बचाव हुआ। अब मैं वो उसका भी उदाहरण देता हूँ, जो उन्होंने एकमात्र उदाहरण वो बार बार देते हैं, जो उनकी उस पैम्फलेट में भी है 69 में भी, वो राजा हर्ष एक कश्मीर में था, उसने मंदिर तुड़वाए थे, और राजा हर्ष का नाम वो बार बार वो लोग लेते रहे। वो 1989 में जो पैम्फलेट छपी थी पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री, जिसको 26 इतिहासकारों के सिग्नेचर थे जेएनयू से, सीएचएस, उसमें भी उसका नाम है। और ये वेंडी डोनेजर वाला जो इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, जब वेंडी डोनेजर की किताब पर विवाद हुआ था, तो रोमिला थापर का एक इंटरव्यू कहीं आया था, उसमें भी उसका उल्लेख है। मतलब उस हर्ष का नाम वो बार बार ले रही है, और ले रहे हैं उनके नाम पर फिर दूसरे लोग। लेकिन मजे की बात है कि वो कश्मीर के राजा हर्ष वाला उदाहरण भी धूर्ततापूर्ण है, छलपूर्ण है। उसका उल्लेख राज तरंगिनी में मिलता है, कलहन की राज तरंगिनी में, जिसमें यह उल्लेख है कि हर्ष ने मंदिरों को तोड़ा और लूटा था। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल डिटेल है, जो राज तरंगिनी में, वो कुछ और ही दृश्य पेश करती है। वो ये पेश करती है कि और वो छपी थी उसमें राज तरंगिनी के 7/19
1095 7 1092 से 93। तो राज तरंगिणी के 7वें खंड में 10 से 92 से 95 के बीच में इसका वर्णन है कि कश्मीर में राजा हर्ष ने मंदिर तोड़े। लेकिन वो जो डिटेल है, वो डिटेल राज तरंगिणी में ही है, जिसका उदाहरण ये लोग ले रहे हैं और राज तरंगिणी का नाम लेते हैं, हर्ष का नाम लेते हैं, लेकिन वो डिटेल नहीं देते। डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि जब हर्ष कश्मीर का शासक था, तो एक तरह से वो मसूद महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी का वो आदमी हो चुका था। गजनवी की सेनाएं कश्मीर में स्थापित थी और हर्ष उनका आदमी बन चुका था, वो उनके पाले में चला गया था और मंदिरों और मठों की लूट वो उन्हीं इस्लामी फौजों से करवाता था। और यह हर्ष, जिसका नाम रोमिला थापर जिसके नाम से रोमिला थापर अपनी झूठी प्रस्थापना दोहराती रही है, वह मंदिरों की देव मूर्तियां तुड़वाता ही नहीं था, उस पर मलमूत्र भी फेंकवाया करता था। यह उसी राज तरंगिणी में है। और इसको टीडी कोसाम्बी ने, जो वो एक बड़े मार्क्सवादी वो भी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म इन कश्मीर में उद्धृत किया था। ये 1957 में छपी थी। मजे की बात है कि कोसाम्बी ने उसमें ये कैरेक्टर मेंशन किया था कि हर्ष इनफैक्ट कोई हिंदू राजा नहीं था, वह मसूद गजनवी का आदमी हो चुका था, उस एक तरह से उसका वो क्या कहें छत्रप, उसके अधीन रहने वाला। और इसीलिए वो पूरी बात इन्होंने नहीं लिखी, वो मलमूत्र भी फेंकवाया करता था, अपवित्र भी करता था, क्योंकि तब उससे ये बात पर संदेह होगा कि कोई हिंदू ऐसा कैसे कर सकता है। तो जैसा कि राज तरंगिणी के रचयिता कल्हण ने पूरी तरह लिखा और उसको लगभग पूरी तरह टीडी कोसाम्बी ने पूरी तरह लिखा, जिससे ये पता चल जाता है कि एक्चुअली ये हिंदू राजा रह नहीं गया था, बल्कि राज कल्हण ये भी लिखते हैं वो कन्वर्ट नहीं हुआ था इस्लाम में, मतलब वो ऑलमोस्ट उस वज पर था, बाकी सारे काम वो कर चुका था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोसाम्बी से इन्होंने लिया इन लोगों ने, लेकिन उसकी उतनी बात ली जिससे कि यह सिर्फ कहा जा सके कि हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ते, और बाकी बात जो उसी कोसाम्बी ने भी लिखी उसको इन्होंने छिपा दिया। तो ये किस तरह का लेखन है? ये स्पष्ट रूप से मैं महसूस करता हूँ कि ये जानबूझ करके बेईमानी भरा लेखन है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा वाला लेखन है। और इसीलिए मेरे ख्याल से यह इस बात का एक दूसरा प्रमाण है कि जो उन्होंने एक आधा अधूरा उदाहरण 1969 से लेकर आज तक दोहराया भी, जैसा मैंने कहा कि वेंडी डोनेजर प्रसंग में भी मैंने देखा कि वो हर्ष का नाम रोमिला थापर ने लिया, लेकिन वो जानते हुए भी कि वो हिंदू राजा एक्चुअली नहीं रह गया था, वो किसी मसूद गजनवी के अधीन वो हो चुका था और ऑलमोस्ट वो कन्वर्ट होने की स्थिति में था, हुआ नहीं था, उसको उन्होंने एक तरह से छल पूर्वक इस्तेमाल करके एक ये झूठा इंप्रेशन बनाने की कोशिश की। और उस एक उदाहरण के अलावा इन्होंने आज तक कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं दिया, लेकिन उन्हीं के कारण देश में और विदेश में यह बात प्रचारित हो गई। मैं एक और उदाहरण देकर इसको खत्म करना चाहता हूँ कि किस तरह से उन्होंने जानबूझ करके हिस्टोरियन नहीं बल्कि पॉलिटिशियन जैसे काम किए इन बड़े-बड़े इतिहासकारों ने। और इसमें मैं तीसरा उदाहरण बिपिन चंद्र का भी लेता हूँ, जो कि उस पैम्फलेट के तीसरे राइटर थे और वो भी बहुत बड़े हिस्टोरियन थे और उनकी भी देश विदेश से कई किताबें छपी। और ये जुड़ा हुआ है फिर से वो राज थापर और सेमिनार से, कि जब उनसे कहा गया कि भाई ये जो भारत विभाजन में जो घुमा फिरा करके वो अपनी किताबों में, बिपिन चंद्र की किताबों में वो घुमा फिरा करके उसका दोष इस्लाम और मुस्लिम नेताओं पर नहीं बल्कि हिंदू नेताओं को लोग दोषी ठहराते हैं विभाजन के लिए, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, कि श्री अरविंदो भी तो हिंदू जैसे थे और ये बंकिम चंद्र ने तो पूरा हिंदू गीत लिख दिया, वंदे मातरम तो हिंदू गीत है, और फिर गांधी जी ने तो अपने आप को सनातनी हिंदू कह दिया। तो जब ये सारे लोग हिंदू हिंदू कर रहे थे तो बेचारे मुसलमान तो एलिनिएट होने ही थे, और उन्होंने एलिनिएशन में, रिएक्शन में उनके मन में अलगाववाद पैदा। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की लाइन है पाकिस्तान बनने की, कि पाकिस्तान तो बेचारे उन लोगों ने नहीं बनाया, उन्होंने रिएक्शन में बनाया, क्योंकि गांधी, सावरकर, श्री अरविंदो, विवेकानंद, बंकिम चंद्र, ये सारे लोग हिंदू कलर वाले थे, और चूंकि ये हिंदू कलर वाले थे तो ऑटोमेटिक इससे रिएक्शन हुआ और मुसलमान बेचारे एलिनिएट होकर के उन्होंने वो सेपरेटिज्म की तरह एक तरह से हिंदुओं द्वारा धकेले गए। ये मार्क्सिस्टों की लाइन है हिस्टोरियंस की, जो उनकी किताबों में मिलती है, खास करके विपिन चंद्र की।
उनकी पुस्तक में मैंने देखा कि घुमा फिरा करके वो हिंदू महासभा को दोष देना चाहते हैं, सावरकर को दोष देना चाहते हैं। बल्कि मृदुला मुखर्जी ने तो बाद में कहा भी, जब संसद में इसकी सावरकर की तस्वीर लगाने की बात हो रही थी, उस समय मृदुला मुखर्जी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की उससे पहले रही थी, शायद उसकी डायरेक्टर रही थी, और जेएनयू की वो भी हिस्टोरियन थी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो क्रिमिनल है, सावरकर तो क्रिमिनल है, उसका नाम रिवोल्यूशनरीज में कैसे रखा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति है जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, मृदुला मुखर्जी कहती। तो कहने का मतलब ये है कि वो विभाजन का दोष बार बार हिंदुओं को देना चाहते हैं घुमा फिरा करके, और इस्लाम को, मुस्लिम लीग को और जिन्ना को बचाना चाहते हैं, या उनको सेकेंडरी प्लेयर बताते हैं। ये उनकी लाइन रही है और ये अंत तक रही है। मुझे ख्याल से उन्होंने कभी इसको ठीक नहीं किया, बावजूद इसके कि ये एक रिकॉर्डेड है कि 19वीं सदी से ही, सैयद अहमद के समय से ही, और फिर 20वीं सदी में भी ये हिंदू महासभा आरएसएस के जन्म से भी पहले, ये इकबाल ने जो शिकवा लिखा था उसमें वो क्लियर कट कहते हैं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। मतलब वो कहते हैं कि नेशन तो कम मजहब से है, वो मुसलमानों को कह रहे हैं, तुम्हारा नेशन तो मजहब है। तो इतनी क्लियर कट द्विराष्ट्र सिद्धांत जो इस्लाम में इनग्रेंड है, और जो सर सैयद अहमद से लेकर के हाली और इकबाल कहते रहे हैं, उस पूरी चीज को अंडर द कारपेट करके वो सावरकर और श्री अरविंदो और गांधी और हिंदू महासभा पर इसका दोष देते हैं। लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रोल था इस पार्टीशन में, कोई रोल था भी या नहीं, तो मैं उसका उदाहरण दे करके इस प्रसंग को समाप्त करना चाहूंगा कि ये सेमिनार 1974 की बात है। कोई राज थापर जीवित थी, वही जो उनकी फाउंडर, मैंने कहा रोमिला थापर की भाभी, उन्होंने मार्क्सिज्म एंड इंडिया करके एक इशू निकाला। शायद आप लोगों को मालूम हो कि सेमिनार हमेशा एक इशू बेस्ड होता है, हर एक इशू, हर एक अंक में उसका एक इशू होता है जिस पर वो 7-8 स्कॉलर्स को इनवाइट करके लेख लेते हैं। तो वो था मार्क्सिज्म एंड इंडिया, ये इशू नंबर 178, और वो जून 1974 में वो अंक आया था। और इसमें जितने भी राइटर थे सारे मार्क्सिस्ट थे, आधे तो जेएनयू वाले थे, विपिन चंद्र भी थे, और उस समय इसके एडिटर यही लोग थे, रोमेश थापर और राज थापर। उसमें उन्होंने पॉइंटेडली ये लिखा है, और मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूँ। वो पॉइंटेडली उन्होंने इसी पर कहा कि आप इस पर बताइए कि मैं उद्धृत कर रहा हूँ राज थापर को, मार्क्सिज्म लेनिनवाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद की किस समझ के आधार पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान के नारे के समर्थन में काम किया। अनगिनत दस्तावेजों और पुस्तिकाओं से यह साबित करते हुए कि मजहबी समूह अपने स्वतंत्र देश के हकदार हैं, मतलब मुस्लिम लीग को इंडिपेंडेंट देश के हकदार है, और अधीर मुस्लिम लीग को बिल्कुल तैयार बौद्धिक तर्क प्रदान कर दिया गया। इस मार्क्सवाद विरुद्ध धारणा मुस्लिमों के आत्मनिर्णय को सही साबित करने के लिए, जो कम्युनिस्टों द्वारा बेहद सक्रिय रूप से उसका समर्थन और उसके लिए काम किया गया। और यही यथार्थ एक विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी के कहने से कैसे 1946 में एकाएक बदल गया। ये एडिटोरियल में, बल्कि द प्रॉब्लम में एडिटर उनसे पॉइंटेडली कह रहा है कि भाई आप इस पर जरा सा क्लियर कीजिए कि कैसे मार्क्सिस्टों ने एक तो ऐसा उलझुल सिद्धांत बनाया मुस्लिम लीग के सपोर्ट में, पाकिस्तान बनाने के सपोर्ट में, और जब बनाया भी तो जैसे ही सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी से निर्देश आया कि भाई ये आपकी लाइन गलत है, तो उन्होंने 1946 में एकाएक उसको छोड़ दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप वो इशू देख सकते हैं, उसमें 7 या 8 मार्क्सिस्ट लेखक हैं, इंक्लूडिंग विपिन चंद्र। उसमें से किसी ने इस प्रश्न को टच भी नहीं, उसका उत्तर देना तो दूर, जबकि एडिटर खुद कह रहा है कि आप हमें बताइए कि कैसे सीपीआई ने 1940 से लेकर के 46 तक मुस्लिम लीग के पक्ष में और पाकिस्तान बनाने के पक्ष में न केवल पैम्फलेट लिखे, आर्टिकल्स लिखे, प्रोपेगेंडा किया, बल्कि अपने काडर भी भेजे मुस्लिम लीग में कि वो पाकिस्तान बनाए। इस पर इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, जो कि हिंदू मंदिर तोड़े जाने का झूठा प्रचार करते थे, और ये एडिटर के कहने के बावजूद, जो कि खुद मार्क्सिस्ट हैं या एक्स मार्क्सिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट सिंपैथाइजर तो वो लोग अंत तक रहे, उनके कहने के बावजूद उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा। और ये फिर मेरे लिए ये प्रमाण है
कि वो लोग हिस्टोरियन के बजाय उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया। और फाइनली जो ये मैंने उसका उल्लेख किया राम जन्मभूमि आंदोलन का, उस समय भी ये एक अलग महत्वपूर्ण अध्याय है कि जब तक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस उसमें नहीं कूदे थे, तब तक इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था कि वहां पर नीचे मंदिर नहीं था। मुसलमान भी मानते थे क्योंकि उसका नाम ही था मस्जिद जन्म स्थान। रिकॉर्ड्स में, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में उसका नाम ही है मस्जिद जन्म स्थान, मतलब जन्म स्थान वाली मस्जिद। किसका जन्म स्थान? राम का जन्म स्थान। तो मुसलमान इसको जानते थे और उस पर झगड़ा उसी समय से हो रहा है, बाबर के समय से ही हो रहा है, दंगे भी हुए हैं, खून भी बहा है ये मुगल शासनों में, और ये रिकॉर्डेड है। कहने का मतलब यह है कि इसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था। ये 1989 में ये मार्क्सिस्टों की ये जो पैम्फलेट आई जेएनयू से, पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी, जिस पर 26 मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के सिग्नेचर हैं, इंक्लूडिंग एस गोपाल एंड रोमिला थापर। उसमें इन्होंने इस बात को पहली बार कहा कि नहीं, ये पूरी बात झूठी है, कोई वहां मंदिर वंदिर नहीं था, बल्कि ये अयोध्या भी वो अयोध्या नहीं है जो राम वाली अयोध्या वाल्मीकि रामायण वगैरह में मिलती है। ये अयोध्या कोई दूसरी सिटी है, अयोध्या तो शायद वो पेशावर के पास कहीं है। और इस तरह से 7, 8, 10 आर्गुमेंट उसमें 26 हिस्टोरियंस के सिग्नेचर से छपे थे। और इससे पहली बार इस्लामी पक्ष को ये उन्होंने करेज दिया कि आप ये पूरे मूवमेंट को डिनाई कीजिए, ये पूरा फॉल्सहुड है और ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी का ये प्रोपेगेंडा है और ये पॉलिटिकल मोटिव है। ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। और ये बाबरी मस्जिद को के नीचे राम मंदिर था, ये इनका एक फॉल्स एक्यूजेशन है, फॉल्स क्लेम है। और इसके आधार पर मैं समझता हूं, और शायद दूसरे लोग भी, दूसरे सत्ताधारी लोगों ने भी माना, वीपी सिंह नहीं, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट्स ने भी माना कि ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, इनके पास एविडेंस कुछ नहीं है और ये सिर्फ इस बात को, अपने आइडियोलॉजिकल क्लेम को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका प्रमाण मिला जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने आते ही तुरंत इमीडिएटली एक कमेटी बनाई और जिसमें बड़े बड़े लोग थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव थे और उनके भैरव सिंह शेखावत थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार और चंद्रशेखर तो खुद थे ही। आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसली उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने इसी बेसिस पर सॉल्व करने की अब रास्ता बनाया कि विश्व हिंदू परिषद और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इन दोनों के जो लोग हैं वो आपस में बैठे अपने अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और जो एविडेंस सामने नजर आता है और जो एक्सपर्ट्स मिल करके तय करते हैं, जिसका भी एविडेंस ज्यादा प्रमाणिक होगा उसको वो जगह दे दी जाएगी और इस मामले को हम खत्म करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया, 3 पावरफुल चीफ मिनिस्टर और खुद केंद्रीय गृह मंत्री, और चंद्रशेखर उसकी पीठ पर थे और उन्होंने इमीडिएटली ये शुरू किया विद इन अ वीक प्राइम मिनिस्टर बनने की। और उन्होंने तय करवाया कि भाई ये पूरी चीज चूंकि एविडेंस पर है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कह दिया कि भाई वहां कुछ था ही नहीं, तो मुस्लिम पक्ष ने इसको स्टैंड बना लिया कि भाई वहां तो कुछ नहीं था। तो चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने इसको इसी पर डिसाइड करना शुरू तय किया कि आपके दोनों तरफ के एक्सपर्ट, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के और विश्व हिंदू परिषद के, ये लोग अपने अपने एविडेंस दें और जब जिसका भी एविडेंस ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा, बल्कि उसमें मुस्लिम पक्ष ने ये कहा भी कि अगर ये प्रमाणित हो जाए कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के बनी थी, तो वो अपना दावा ही छोड़ देंगे। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। लेकिन मजे की बात है कि जब वो उस फाइनल स्टेज पर पहुंचा, तो इनके जो प्रतिनिधि थे और ये एआईबीएमसी के, ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जितने भी हिस्टोरियन थे, सब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, लेड बाई ये रामचंद्र शर्मा, सूरज भान, अतहर अली और एक और थे मेरे ख्याल से डी एन झा। अभी 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 कुछ दिन पहले उनका देहांत हुआ। तो आर एस शर्मा, अतहर अली, डी एन झा और सूरज भान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के एक्सपर्ट्स थे और वीएचपी की तरफ से जो एक्सपर्ट्स थे वो संभवतः ये सीताराम गोयल तो नहीं थे, लेकिन और भी जो हिस्टोरियन थे
मेरे ख्याल से मीनाक्षी जैन और तरह के कुछ लोग थे, 10 लोग। जान करके आश्चर्य होगा कि जब ये फाइनल स्टेज पर पहुंची तो उनके जितने एक्सपर्ट थे, आर एस शर्मा और डी एन झा, उन लोगों ने कन्नी कटा करके, उन्होंने बहाना बना करके उन्होंने आना ही बंद कर दिया। और इस तरह से जो मामला सेटल हो सकता था एविडेंस के नाम पर, ठीक एविडेंस पर वो लोग भाग गए। और 25 जनवरी वो आखिरी मीटिंग, मतलब वो 2 महीने के अंदर, क्योंकि चंद्रशेखर बहुत सीरियस थे, इसको बिल्कुल क्लियर करना है। और उन्होंने एक पॉइंट पर दोनों को ले आया था, बीएसपी को भी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी, कि जिसका एविडेंस मजबूत होगा उसको दे दिया जाएगा। और पाया ये गया कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ये अखबारों के आर्टिकल वगैरह प्रस्तुत कर रहे थे, वो रिसेंट लिखे हुए, जबकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत भारी भरकम मुगल टाइम के डॉक्यूमेंट से लेकर के आर्कियोलॉजिकल, फिर रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें, लीगल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, इन सारे के इतने एविडेंस के जवाब में उनके पास कुछ नहीं था। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग रिसेंट, जैसा मैंने अभी उसमें भी उदाहरण दिया कि रोमिला थापर ने कहा कि वो रिचर्ड ईटन ने लिखा है फ्रंट लाइन में, और हिंदुस्तान टाइम्स में किसी ने आर्टिकल लिखा है। तो ये आर्टिकल लिखने और आपसी आर्टिकल्स को ही ये लोग एविडेंस मानते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अयोध्या का जो पूरा विध्वंस हुआ, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनकी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की। नहीं तो मुस्लिम पक्ष इस पर पहले से भी वो जानता था, उनके लोगों को कोई संदेह नहीं था कि मंदिर तो वहां था ही, तोड़ के बनाया ही गया था। सैकड़ों मंदिर टूटे हुए आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, काशी और मथुरा तो साफ एविडेंस है। तो अयोध्या के लिए कोई अलग से एविडेंस की जरूरत नहीं थी। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने उसको एक तरह से उनको चढ़ाया मुस्लिम पक्ष को, और जब एविडेंस देने की बारी आई तो भाग खड़े हुए। तो इस तरह से इतने जो सबसे 4 बड़े नाम थे या हैं, 2 का देहांत हुआ, आर एस शर्मा और विपिन चंद, हरवंश मुखिया और रोमिला थापर जीवित है। और मैंने इन 2-3 उदाहरणों से ये दिखाने की कोशिश की कि कितने बड़े बड़े झूठे प्रचार उन्होंने किए, जो उनके नाम पर देश और विदेश में चलाए गए, जिससे लोग इतने दुष्प्रभावित हुए, जिससे राजनीति प्रभावित हुई। इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वरना वो मुसलमान देने के लिए तैयार थे, कम से कम उनका एक सेंसिबल हिस्सा। और उसके बाद से ये पूरी राजनीति, जितना विध्वंस और ये सब हुआ, मेरे ख्याल से इसका इनडायरेक्ट रीजन, इनडायरेक्ट इसके दोषी ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है, जिन्होंने हिंदुओं को बुद्धिस्टों से और हिंदुओं को मुसलमानों से और हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए पॉलिटिशियंस की भूमिका निभाई। और इन्होंने ना तो इस तरह की किसी बात का एविडेंस दिया, ना इन्होंने अध्ययन किया, ना इन्होंने इसकी परवाह की, ना चुनौती देने पर भी इनको इतनी, मैं कहूंगा कि आत्मसम्मान भी नहीं था कि कम से कम इसको स्वीकार करते कि हाँ, ये हमने एक गलत बात कही, इसको हमें सुधारना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका कारण यही है, जो सीताराम गोयल कहते थे, कि एक्चुअली ये लोग हिस्टोरियन थे ही नहीं, इनको बड़े पोस्ट मिल गए। ये लोग मास कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेलेक्चुअल और पार्टी के, और इन्होंने वही भूमिका अपने जीवन में पूरी तरह निभाई। और इस तरह से हमारे देश में न केवल इतिहास लेखन, बल्कि पूरे सोशल साइंस के अध्ययन को एक तरह से डिरेल कर दिया। उसका फॉल्सिफिकेशन हमारा नॉर्म हो गया, और वो नॉर्म इतना हो गया कि हमारे टॉप लोग, पॉलिटिशियन, एकेडमिशियन, जर्नलिस्ट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स और दुनिया के दूसरे संस्थान उन्हीं बातों को दोहराते हैं। उसका सोर्स हमारे ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, जिन्होंने स्वयं इन बातों का कभी कोई अध्ययन नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने ये दुस्साहसपूर्वक मैंने ये टाइटल रखा था कि इन लोगों ने बिना शोध प्रमाण के एक ऐसे झूठे राजनीतिक प्रचार किए जिसका कोई आधार नहीं था, और जिससे भारतीय समाज का की हानि हुई। विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ा, आपसी झगड़ा और संदेह बढ़ा, और बाहर भी, देश से बाहर भी भारत की हिंदुओं की, हिंदू समाज की बदनामी हुई। और ये मेरा अपना निष्कर्ष है। मेरा इसमें प्रश्न है कि इस प्रकार से ये जो झूठ फैलाते हैं साम्यवादी, तो इनमें इनका निजी स्वार्थ होता क्या है? और ये पुराने इतने सालों से कराते हैं, तो उस समय की सरकार ने इन पर एक्शन कभी क्यों नहीं लिया?
और अभी हम जनमानस अभी वर्तमान में भी ये लोग इस प्रकार से फैला रहे होंगे, लिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तो हम इसका प्रतिकार समाज कैसे करें? मेरे ये छोटे-छोटे 2-3 प्रश्न हैं। प्रश्न छोटे हैं लेकिन वास्तव में बहुत भारी है और काफी लंबा समय लगेगा इसका उत्तर देने में, लेकिन मैं संक्षेप में ये कह दूं कि पहली बात तो उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उन्होंने कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनका विश्वास है, उनका फेथ है। वो सारे कम्युनिस्ट थे, एक्स कम्युनिस्ट थे और अंत तक उनकी मार्क्सिस्ट सहानुभूति रही और उन्होंने अपने फेथ में ये किया। मार्क्सिज्म भी एक रिलीजन ही था और जिसको कह सकते हैं कि वो पूरी तरह एक रिलीजन था जैसे इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है। उसके भी अपने बुक थे, अपने प्रॉफिट थे, अपना यूटोपिया था और पूरी दुनिया को कन्वर्ट करने का एक जील था। तो उसमें उन्होंने किया, उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया, लेकिन उस निस्वार्थता का उद्देश्य ही यही था कि पूरे हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को खत्म कर देना है, पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट होना है और चूंकि वो होना ही है तो हम उसमें मदद कर रहे हैं। दूसरी बात सरकार, तो जो सरकार थी उसने उसी ने तो उनको प्रोत्साहन दिया, क्योंकि यह सरकार जो भारत में बनी है आजादी के बाद से, वो नेहरू जी ने उसकी परंपरा डाली और नेहरू जी खुद पक्के कम्युनिस्ट थे। मतलब वो कम्युनिस्ट समर्थक नहीं थे, वो पक्के कम्युनिस्ट थे। और इसको समझने के लिए आपको उनकी पूरी राइटिंग 1927 से पढ़नी पड़ेगी, उनके सारे भाषण देखने पड़ेंगे, उनकी पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, पार्लियामेंट में उनके स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे। वो बेचारे पक्के कम्युनिस्ट थे। तो और वो 14 साल वो नए भारत की, जिसको कहते हैं, नींव पड़ रही थी। तो सारी परंपरा उन्होंने डाली और 14 साल में एक तरह से लेफ्टिज्म और कम्युनिज्म फ्रेंडली होना वो सरकारी पॉलिसी बन गई। और वो पॉलिसी फिर बाद में, चूंकि उनकी ही पार्टी सत्ता में रही, बल्कि उनके परिवार के लोग भी सत्ता में रहे, तो वो परंपरा लगातार चलती रही। और ये जिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का मैंने नाम लिया, उन्होंने नेहरू को ही आगे रख करके सारा काम किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चूंकि नेहरू खुद पक्के कम्युनिस्ट थे, तो ये सारी प्रस्थापनाएं दूसरे वर्ड्स में, दूसरी तरह से नेहरू जी की राइटिंग में भी है। तो देखो जी, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था, इतने बड़े विद्वान ने ये कहा था, उसको सामने रख करके ये सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना काम किया। और कांग्रेस पार्टी का एक खास जमाने में सीपीआई के साथ अलायंस भी था। मेरे ख्याल से जब कांग्रेस टूटी थी और श्रीमती गांधी अलग हो गई थी, इंडिकेट और सिंडिकेट, इंदिरा गांधी के पार्टी को इंडिकेट कहा गया था और वो जिसमें वो राजगोपालाचारी और मोरारजी देसाई वगैरह थे, उसको सिंडिकेट कहा गया था। तो ये इंडिकेट के साथ सीपीआई आ गई थी और जिसमें ये थापर लोग उनके फ्रेंड थे, राज थापर, रोमेश थापर। और तो उस तरह से कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक अलायंस भी हो गया था। और ये सारा जेएनयू बनने से लेकर के, बल्कि जेएनयू बनने का जो सजेशन था ये रोमेश थापर का दिया हुआ था। इंदिरा गांधी ने पूछा कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उनकी स्मृति में क्या करना चाहिए, तो ये रोमेश थापर ने, रोमिला थापर के बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि चूंकि वो इंटेलेक्चुअल थे, राइटर थे, पोएट जैसे एटीट्यूड के थे, तो उनकी स्मृति में सबसे अच्छा होगा कि उनके नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए, एंड दैट इज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो कम्युनिस्टों और कांग्रेस का और उनकी लीडरशिप का एक अच्छा अलायंस लंबे समय तक चला और मुझे लगता है कि वो हाल तक चला, जब तक कि ये सीपीएम ने अपनी ओर से उनको अलग नहीं हो गई मनमोहन सिंह के समय में। तो सरकार उन पर क्या कार्रवाई करती? सरकार ने तो उनको सारे रिसोर्सेज दिए, जेएनयू के अलावा भी आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, बहुत तरह की नई नई संस्थाएं बनाई। तो उससे एक तरह से ये सारा प्रचार जो है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में ये एस्टेब्लिश हो गया। और चूंकि वो इतने लंबे समय तक रहा, जैसा मैंने कहा कि 69 से लेकर के एक तरह से 2014 तक तो कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही। बीच में एक इंटररेग्नम 6 साल का जरूर आया, लेकिन तब तक वो इतना स्थापित हो चुका था। और जो दूसरी सरकारें और जो दूसरे दल थे, जैसा मैंने उदाहरण दिया, हुकुमदेव सिंह, नारायण सिंह यादव तो न तो कम्युनिस्ट थे न कांग्रेसी थे, वो तो जनता दल के थे, बीजेपी के थे। वो जब वो बात दोहरा रहे हैं, तो मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस, बीजेपी के भी आधे से अधिक नेता यही बात दोहराते हैं, क्योंकि वही हिस्ट्री है। अब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में वही पढ़ते हैं, तो वो भी तो वही पढ़ के बड़े हुए हैं। जहां तक इसको ठीक करने की बात है, मैं शॉर्ट में इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि वह स्टेट पैट्रोनेज से हुआ और स्टेट एजेंसीज के माध्यम से हुआ, इसलिए जब तक उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो ये हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में जो ये फैली हुई है, उसको तोड़ना बड़ा नामुमकिन है। क्योंकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये 100, 200, 1000
2000-10,000 लोगों तक पहुंचेगी। और वो जो सिलेबस में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक चलती है, वो हर साल करोड़ों विद्यार्थियों तक पहुंचती है। हर साल उससे लाखों लाख ग्रेजुएट तैयार होते हैं, जिसमें इंटेलिजेंट लोग भी हैं, जो जर्नलिस्ट बनते हैं, जो एकेडमिशियन बनते हैं, टीचर बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, वो उन्हीं आइडियाज को फैलाते हैं। इसलिए इसका मुकाबला जनता के स्तर से शायद नहीं हो सकता। हाँ, ये दबाव हम डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको स्टेट के माध्यम से फैलाया गया है, स्टेट के माध्यम से ही उसको अनडू भी किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा प्रस्तावना ये है कि हम हिंदू लोग बहुत वीक हैं, कि वो आपकी बातों से भी स्पष्ट होता है, और मैं इसका उदाहरण आगे दूंगा। पर पहला मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि उर्मिला थापर मुखिया जी ने ये झूठ प्रचार किया, उनसे सबूत मांगा गया, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, तो क्रिमिनल लॉ में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी उम्र 79 ईयर्स की है और मेरे पास बहुत कम समय बचा है कोई एक अच्छा एक्शन हिंदूज के लिए लेने के लिए। तो मैं बड़ा बेताब हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो झूठा प्रचार किया है और आपने इसकी जो एविडेंस दी है, हम उसके बेसिस पर क्रिमिनल एक्शन उनके अगेंस्ट कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो कितना सक्सेस होगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो आपने रिवीजन ऑफ बुक्स की बात कही, मैं नहीं समझता कि आप हमें कोई स्ट्रेट आंसर दे रहे हैं। 4-5 साल पहले बीजेपी की सरकार रही, 7 साल अब रही है, 12 साल हो गई। 12 साल में मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने कितनी किताबों का रिवीजन कर दिया। अभी एक आरटीआई के बारे में क्वेश्चन आया था, उसमें वो औरंगजेब के लिए कह रहे थे किताब में, एनसीईआरटी किताब में, कि भाई उनने तो मंदिरों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की, कुछ मंदिरों को बनवाया, उनके लिए दान दिया है। जबकि हम सब जानते हैं और ये फरमान भी हैं इन मुगल एम्परर्स के कि भाई उन्होंने लिखित में ऑर्डर दिए हुए हैं कि भाई आप मंदिरों को तोड़ो, और जितने मंदिर तोड़कर आप लाओगे उतना ही आपको अच्छा समझा जाएगा, इनाम मिलेगा। और उन मंदिरों को जो है आप जब मस्जिद बने तो वहाँ नीचे बिछा दो, तो जिस पर रोज पैर रख कर लोग चले। तीसरा में इसी से संबंधित है कि मैंने फरमान्स के बारे में कुछ किताबों में पढ़ा है, पर आप बता सकते हैं कि ये जो फरमान है मुगल एम्परर्स के, ये जगह दिल्ली में कहाँ मिल सकते हैं? देखिए, आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा और विमर्श है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। वो ये कह सकते हैं कि हमने इसका ये इंटरप्रिटेशन किया, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, ये हमारी राय है। तो ओपिनियन रखने, इंटरप्रिटेशन करने की छूट है, और ये पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विश्व में है। कम्युनिस्ट देशों को छोड़ के, इस्लामी देशों को छोड़ करके ये कहीं क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इसलिए उनकी बातों का जवाब वही हो सकता है जो सीताराम गोयल ने दिया, जो हम कर रहे हैं, कि उनकी बातों के जवाब में हम अपनी बात रखें, और ये बात अगर अधिक सपोर्ट पाएगी तो अपने आप उनकी बात झूठी हो जाएगी। और किसी विद्वान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होती है कि उसकी बात झूठी साबित हो जाए और वो उसको डिफेंड ना कर सके। और मुझे यह लगता है कि वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस 90% इस बात को समझते हैं, और इसीलिए आज वो खुलकर अपने आप को मार्क्सिस्ट भी नहीं कहते। डीएन झा चले गए अभी, लेकिन वो पहले मार्क्सिस्ट अपने आप को ठसक से कहते थे, वो रिकॉर्डेड है। आरएस शर्मा भी ठसक से अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते थे, लेकिन जब ये सोवियत विखंडन हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मार्क्सिस्ट कहना ही बंद कर दिया, और कहा कि लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि ये मार्क्सिस्ट है। ये दिखाता है कि वो तो समझ चुके हैं कि उन लोगों ने गलत विचारों को प्रस्तुत किया, लेकिन क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे इसलिए उसको वो चलाते थे। दूसरी बात ये कि इसको गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने इसको क्यों नहीं बदला और क्यों नहीं किया, मुझे लगता है पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं कह चुका हूं कि वो भी इसी विचारों को मानते हैं। वो इसको गलत समझेंगे तब तो इसको झुठलाएंगे, वो तो खुद उन्हीं बातों का प्रचार ज्यादातर करते रहते हैं। तो चूंकि उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया, और विचारधारा और इतिहास और शिक्षा को उन्होंने कभी भी अपना
मुख्य एजेंडा नहीं समझा, तो वो पॉलिटिकल ज्यादा है, पार्टी, संगठन, पावर, इलेक्शन, उस पर उनका ज्यादा ध्यान है। मार्क्सिस्ट लोग ये दिमाग कैप्चर करने की कोशिश करते थे और इसीलिए उन्होंने आइडियोलॉजी पर, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर बहुत ध्यान दिया। और इसीलिए सीपीआई, सीपीएम इस देश में मिनिस्कुल पार्टी होते हुए भी आइडिया के लेवल पर उन्होंने इस तरह के अखबार, टेलीविजन, यूनिवर्सिटी, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स और ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को बहुत गहराई से फैलाया, क्योंकि वो इसका महत्व समझते थे। जो उनके विरोधी हैं, उन्होंने इसका कभी महत्व नहीं समझा और आज भी नहीं समझ रहे हैं। इसलिए जो बीच-बीच में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई, उन्होंने एक तरह से इसको छुआ भी नहीं और जो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक काम करने की कोशिश की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि राइट काइंड ऑफ नॉइज होता रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, उससे अधिक उन्होंने कुछ किया नहीं है। और इसलिए जब वो कुछ करना नहीं चाहते हैं तो कुछ हो नहीं सकता। तीसरी बात, ये सारे चीजें कहाँ मिलेंगी? सौभाग्य से ये सारी चीजें इस्लामिक एविडेंस में ही हैं। और उसका एक तो वो जिस पुस्तक का मैंने उल्लेख किया, सीताराम गोयल की हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उसका जो दूसरा वॉल्यूम है, उसका सबटाइटल ही है द इस्लामिक एविडेंस। वो पूरी तरह इस्लामिक स्रोतों का उसमें उल्लेख है। मेरे ख्याल से कम 60-70 उसमें रेफरेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा इलियट एंड डॉसन की 10 वॉल्यूम की है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो लगभग 99% इस्लामी सोर्सेज से ही है। जो भारत के बारे में इस्लामिक हिस्टोरियंस ने जो लिखे और ओरिजिनल जो उस समय उनके सामने थे, जैसे फरिश्ता, अलबरूनी, ये आईने अकबरी, इस तरह के जो लोग थे, जो कि गजनवी से लेकर के अकबर औरंगजेब के समय में खुद उनके दरबार के अंग थे या उस जमाने के इस्लामी विद्वान थे, मुस्लिम हिस्टोरियन थे, उनकी किताबों पर आधारित होकर के इलियट एंड डॉसन ने 10 वॉल्यूम लिखी है। उसमें फिर सारे रेफरेंस है। ये रेफरेंसेस मिलना अब कठिन नहीं है, बहुत सी चीजें तो अब नेट पर फ्रीली अवेलेबल है, सर्च करने से मिल जाती हैं। लेकिन आपको मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए, और हमारी हंसी ही होती है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि देखो, इनको एक बुक के जवाब में बुक तो लिखना नहीं आता, एक आर्टिकल के जवाब में आर्टिकल तो लिखना नहीं आता, ये दूसरे का लिखना बंद कराना चाहते हैं। तो इसलिए वेंडी डॉनिजर की भी किताब को बैन करने के लिए लोग लग पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि वो विचारों का महत्व नहीं समझते हैं। वेंडी डॉनिजर का खंडन करके पैरेलल किताब छापना और उसको पब्लिसाइज करना, उसको दुनिया में फैलाना, उससे वेंडी डॉनिजर को ज्यादा नुकसान होता। इन्होंने उसको और मार्टर बना दिया और उसकी किताब ज्यादा फेमस हो गई। वो दूसरे नाम से उन्होंने फिर से उसको छपा लिया और वो सैकड़ों गुना ज्यादा बिकी। तो ये आइडियोलॉजी को ये ठीक से समझते नहीं है। इसीलिए आप इस चक्कर में ना पड़े कि वो कोर्ट जाया जाए, उससे उनकी उल्टी पब्लिसिटी होती है और हमारी एक भी बात सामने नहीं आ पाती है, हमारी बैड पब्लिसिटी हो जाती है। मेरा एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये बात जो आपने रमीला थापर जी के बारे में कहा, कुछ साल पहले ये आया था एक्चुअली ऑनलाइन, सब ये इंफॉर्मेशन था कि रमीला थापर का एक्चुअली डिग्री हिस्ट्री में नहीं था। उनका पहला एक्चुअली डिग्री आई थिंक इंग्लिश लिटरेचर में था। उसके बाद जाके उनको बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स दिए गए, तो उनका बेस ही हिस्ट्री में नहीं है, ऐसा एक आया था। हमने उसके बाद थोड़ा उसके बारे में देखा था एंड इंडीड ऐसा ही था। आई थिंक उसके बाद कुछ एडिशनल कुछ हिस्ट्री में डिग्री ली थी या ऐसा कुछ था सर। और बाकी सारे सोएस से लेकर हर कोई, मतलब ऑक्सफोर्ड से लेकर बहुत सारे ऑनररी डॉक्टरेट्स। तो जैसे आप बोल रहे थे उस समय में जो क्योंकि वही एक एस्टैब्लिशमेंट था और वो उसकी एक पार्ट थी। तो ये एक बात है जो एक्चुअली उनको बहुत अच्छे से डिस्क्रेडिट किया जा सकता है कि उनका कोई बेसिस ही नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट अ हिस्टोरियन। इसलिए उन्होंने, जैसे आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया कि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है जब किसी बात पे पॉइंट आउट, बट शी वाज नॉट हिस्टोरियन। दूसरी बात है कि सर वी हैव ऑल द फैक्ट्स, हमारे पास सारे फैक्ट्स है, इंक्लूडिंग वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया ही कैसे हुआ। ये तो वो प्रोविंशियल इलेक्शंस में तो साफ जाहिर है कितने मुस्लिम जो मेजॉरिटी एरियाज थे जिन्होंने पूरी बहुमत में मुस्लिम लीग को ही जितवाया, who were actually giving the call for partition। तो ये सारा डेटा जब है तो एटलीस्ट उन भागों को क्यों नहीं हम हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली बताएं, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि ऐसे ही नहीं हुआ था पार्टीशन। एंड दी अदर ऑब्जर्वेशन सर जो मैं बताना चाहती हूँ, बिल्कुल जैसे आपने कहा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की वजह से जो
नुकसान हुआ है, एंड जो इतने दशकों तक वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो मसला, डॉक्टर के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, रिटायर्ड, जो रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न डिवीजन के, जो आई थिंक ऑल्सो इस केस में विटनेस भी थे, क्योंकि वो शुरू से बोल रहे थे कि वहां पे पाया गया था, जब वो यंग आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने एक्सकवेशन किया था, तो उन्होंने, मैंने एक वेबिनार भी अटेंड किया था, उन्होंने एक बुक भी लिखी है इसके बारे में कि हाउ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने सारा कुछ, और मार्क्सिस्ट ने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया था, नहीं तो 70s में ही, इतने साल पहले 70s में ही इसका सोल्यूशन निकल के आता और सब सुलह हो जाती, बट द मार्क्सिस्ट ने इनको अलग नहीं किया था। तो सर ये जस्ट एक तो ऑब्जर्वेशंस थी, एंड हाउ कैन वी डू, आई नो आपने कहा कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सेटअप ही ऐसा है कि हम बदलाव नहीं ला सकते, बट कुछ कुछ चीजों में फैक्चुअल एविडेंस क्या हिस्ट्री बुक्स में नहीं लाया जा सकता, ताकि स्कूल के बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ सके और वो जान सके कि एक्चुअल में क्या है फैक्ट्स। मैंने ये नहीं कहा कि किया नहीं जा सकता, मैंने कहा कि जिस एजेंसी से वो काम हुआ है उसी एजेंसी से ये ठीक होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ये यूजीसी के माध्यम से, जेएनयू के माध्यम से, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर के माध्यम से इन चीजों का प्रोपेगेंडा हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसके लिए किसी ने, मार्क्सिस्टों ने किसी को फोर्स नहीं किया, उन्होंने अपनी चीज को मेन स्ट्रीम में डलवाया, इसका इस्तेमाल किया पावर इक्वेशन का, और इस तरह से वो चीजें फैली। तो जिस मीडियम से वो फैली है वही मीडियम इसको अंडू कर सकता है। और जैसा आपने आखिर में कहा कि वो हम अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स अगर उस तरह की बना दें, सिलेबस उस तरह की बना दें, उस तरह के हम नए एविडेंस को उसमें सिर्फ रीडिंग लिस्ट में भी डाल दें, तो ऑटोमेटिक वो कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह चुका हूं कि ये इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। आपकी जो पहली बात है कि वो रोमिला थापर ने हिस्ट्री में पीएचडी, ये हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट नहीं था, मुझे लगता है ये टोटली इररिलेवेंट है, क्योंकि वो 40 साल तो हिस्ट्री की प्रोफेसर रही, हिस्ट्री में उन्होंने किताबें लिखी। और ये भी एक बात नोट करने की है कि हिस्टोरियन बनने के लिए हिस्ट्री में डिग्री होने की आवश्यकता नहीं है। कोई फरिश्ता या अलबरूनी को हिस्ट्री में डिग्री लेकर के हिस्ट्री नहीं लिखा था। इवन डीडी कोसाम्बी, जो मार्क्सिस्टों के जो एक तरह से दादा गुरु है, वो मैथमेटिशियन थे। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है स्कॉलरशिप में। इसका इंपॉर्टेंस है कि आप आर्गुमेंट्स क्या देते हैं, फैक्ट्स क्या देते हैं। आपके पास डिग्री है या ना है उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अगर रोमिला थापर फिलॉसफी से भी आई हो, मैथमेटिक्स से भी आई हो, तो इट रियली डजंट मैटर। अगर कोई लीगल अथॉरिटी किसी को प्रोफेसर बनाती है, किसी को अपॉइंट करती है, तो करती है, वो हो गया। उसको आप अब क्लेम नहीं कर सकते कि उनको 69 में उनको, और मेरे अगर मैं भूलता नहीं हूं तो वो कुरुक्षेत्र में भी लेक्चरर हिस्ट्री की ही थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर वो मैथमेटिक्स की भी रही हो या फिजिक्स की भी रही हो, लेकिन उसको हिस्ट्री का प्रोफेसर बना दिया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया, देन इट्स ओके। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद से उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं, उनकी किताब इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, उसमें स्कॉलरशिप साफ साफ दिखती है। ये अलग बात है कि मैं पॉलिटिकल इश्यूज पर उनके बहुत सारी चीजों को प्रोपेगेंडा कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राइटिंग की है वो एकेडमिक राइटिंग है, और वो क्लास 1 एकेडमिक राइटिंग है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो उनको डिस्क्रेडिट करने का सबसे अच्छा उपाय यही होता कि जिस तरह से सीताराम गोयल की किताब ने उनको लिखी, तो सीताराम गोयल की किताब को उसी तरह से मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए। और ये पॉलिटिशियन ही कर सकते थे, रूलर ही कर सकते थे, या इंस्टीट्यूशन ही कर सकते थे। लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस को लेफ्टिस्टों ने टैप किया, और जो नॉन लेफ्टिस्ट है उन्होंने इंस्टीट्यूशन की ओर कभी देखा ही नहीं, और आज तक नहीं देख रहे। आप आज भी देखेंगे कि वो इलेक्शन पर जितना ध्यान देते हैं वो ध्यान देते ही नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। तो ऐसी ये हमारी कमजोरी है। ये इसका ये मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हम ठीक कर सकते हैं, बहुत आसान। क्योंकि जब झूठ को उन्होंने उतनी मेहनत से फैला दिया, तो हम तो सिर्फ सच फैलाना चाहते हैं, जो बहुत आसान है। सिर्फ एक बात सामने रख दीजिए तो अपने आप वो फैल जाएगी। लेकिन चूंकि ये उसी एजेंसी से हो सकता है, और उस एजेंसी में एकेडमिक लोग हैं ही नहीं। आप देखेंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने एकेडमिक लोगों को बहुत ही हाई प्रोफाइल पोजीशंस दी, इंक्लूडिंग ये जो पिछली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी करके हाई लेवल नेशनल इंटरनेशनल
1 दर्जन लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट का एडवाइजर बना रखा। जब दूसरे लोग पावर में आते हैं तो वो एडवाइजर तो छोड़िए, उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं कि वही लोग गड़बड़ है। और इनके जो पार्टी प्रोपेगेंडिस्ट टाइप, मैं यहाँ तक कहूँगा कि बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं, वो एकेडमिक डायरेक्टिव देने वाले बन जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है इसमें, लेकिन ये असंभव नहीं है। जी मैंने भी ऐसे कई बार आर्य समाजियों को भी कहते सुना है कि जैसे अशोका के टाइम पे जब आचार्य चाणक्य थे तो उस टाइम पे जैसे बुद्धिज्म बहुत राइज पे हुआ था, और फिर मतलब यहाँ हिंदुइज्म में उन्होंने कहा था कि हिंदुइज्म में भी कुछ रिफॉर्म हुआ, और मतलब कुछ ऐसे 1-2 चीजें हुई जिससे मंदिर को उनने तोड़ा गया। तो इस पे क्या आप एक प्रशासन डाल सकते क्या रियलिटी? जहाँ तक देखिए, मैं भी हिस्टोरियन नहीं हूँ बल्कि पिछले प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा जा सकता है, मैंने हिस्ट्री बुक्स पर लिखी, हिस्ट्री राइटिंग पर लिखी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एनीवे, तो आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये हिंदुओं के बारे में बहुत पुराने जमाने से प्रसिद्ध है कि ये कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ विचारों का हमला करते हैं। और ये अल-बरूनी ने भी लिखा है कि हिंदू लोगों को बहुत घमंड है अपने ज्ञान पर, अपने देश पर, अपनी परंपरा पर, लेकिन ये कभी दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, अधिक से अधिक वो बोलते हैं। तो विचारों से निंदा करना, चाहे बुद्ध धर्म का हो या बौद्ध परंपरा का हो, ये लोगों ने किया है, हिंदू ज्ञानियों ने किया है, हिंदू मनीषियों ने भी किया है, लेकिन वो मतांतर चलता रहा है। लेकिन उन्होंने कभी किसी बौद्ध मंदिर को तोड़ा हो, या किसी बौद्ध भिक्षु को या बौद्ध शासक को या विद्वान को चोट पहुंचाई हो, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और ऐसा हिंदू लोग करते ही नहीं है। वो तो अपने खिलाफ सीधे बोलने वालों को भी वो चोट नहीं पहुंचाते। वो दूसरे धर्म, यहाँ तक कि इस्लाम को उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। जब इस्लाम को हरा भी देते थे तो उनकी मस्जिदों को नहीं तोड़ते थे। शिवाजी ने नहीं किया, महाराज रंजीत सिंह ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तो जो साफ जो शत्रु है, जिसने ये उनको मालूम है कि जमा मस्जिद के नीचे मंदिरों को तोड़ करके जो मूर्तियां लाई गई थी उसको बिछाया गया है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वहां भी, और सभी जगह मक्का तक ये किया गया है, फिर भी वो उनको भी चोट नहीं पहुंचाते हैं अगर उनको पावर मिल जाती है। तो हिंदुओं ने बौद्धों को नुकसान पहुंचाया होगा ये कभी कहा नहीं गया था। ये सिर्फ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने पिछले 70 सालों में इसको प्रचारित किया है, ऐसा मुझे लगता है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि दलित यहाँ के मूल निवासी है, ब्राह्मण वगैरह आर्य तो बाहर से आए हैं, और कांग्रेस के एक नेता ने पार्लियामेंट में इसी बात को कहा था। तो इसमें वामपंथियों का कितना योगदान है, क्योंकि उनकी किताबों को पढ़ के ही तो ये बड़े नेता और अधिकारी बड़े होते हैं। दूसरी बात कि आपने ही एक बार कहा था कि ये वामपंथियों का वायरस जो है ये म्यूटेट करके राष्ट्रवादियों के अंदर भी घुस गया है। राष्ट्रवादी हो या वामपंथी, दोनों ही राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हर हिंदू भावना को दबाने के लिए करते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, मंदिरों की बात करें या गौ रक्षा की बात करें, वो कहते हैं कि ऐसी बातें आप मत किया कीजिए क्योंकि इससे देश की बदनामी होती है। और जो देश हमें संवैधानिक तौर पर 2म दर्जे का नागरिक बनाता है उसके प्रति कितनी श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। धन्यवाद जी। मैंने ये म्यूटेशन और वायरस जैसी बातें तो मैंने नहीं की होंगी, ये मेरी शब्दावली नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, जो अभी भी मैंने कहा, कि ये शिक्षा में इतने लंबे समय से स्थापित हो गई है, और चूंकि जिनको आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं उनका इस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, वो इसको सेकेंडरी नहीं बल्कि टर्शियरी मानते हैं, इसीलिए विद्वानों की कदर भी नहीं करते, अपने भी विद्वानों की कदर नहीं करते जो उनके अपने पार्टी और संगठन में भी हैं। आप देखेंगे कि जो उस तरह के लोग हैं वो कहीं हाशिए पर पड़े रहते हैं और हमेशा से रहे। तो चूंकि वो इसको महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये विचार उनके अपने विचार हो गए हैं, क्योंकि वही विचार शिक्षा प्रणाली में है और वही पढ़ करके वो भी ग्रेजुएट होते हैं। वही रोमिला थापर, वही विपिन चंद्र, वही मार्क्सिस्ट लोग। और आपका जो पहला बिंदु था कि ये आर्यों वाली बात, मैं उसको कहना मैं भूल गया था, क्योंकि इस बात को भी प्रचारित उन्होंने ही किया है, मार्क्सिस्टों ने ही किया है। और जो पिछला टॉक हमारा हुआ था वो सीताराम गोयल की किताब पर, उसमें जो निर्देश आए हुए थे, जो सरकार से निर्देश मिले थे 1980 के समय ही, उसमें क्लियर कट तो नहीं था, लेकिन आर्य आक्रमण सिद्धांत को मानते थे। लेकिन ये सिद्धांत उनका दिया हुआ नहीं है, ये मिशनरियों ने गढ़ा था। और मुझे लगता है ये भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 100 या 110 साल हुए होंगे। ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसको गढ़ा था कि भारत में जो लोग हैं वो भारतीय नहीं है,
ये बाहर से आए थे और जो गोरे किस्म के लोग हैं वो आर्यों की संतान है और जो काले किस्म के लोग हैं साउथ वाले वो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये फॉल्ट लाइन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और जो पूरी द्रविड़ पॉलिटिक्स है धीरे धीरे इसी पर स्थापित हुई। फिर बाद में उन्होंने चतुराई से कहा कि ये जो जिनको शूद्र कहते हैं, जिनको दलित कहते हैं, वो भी यहाँ के मूल निवासी है। तो मैं महसूस करता हूँ कि स्वतंत्र भारत में चूंकि पॉलिटिक्स बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल होती चली गई और आइडियोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा से वो ज्यादा संचालित होने लगी और नेहरू जी ने इसको हवा दी, तो बाद में फिर लोहिया जी आए और जो उन्होंने जातिवाद को एक तरह से आधार बनाया, वर्ग संघर्ष के बदले वर्ण संघर्ष का नारा दिया। तो ये पिछड़ी जातियां, अगड़ी जातियां, फिर ये मंडल कमीशन बनाया गया और वो भी फिर इन्हीं लोगों ने बनाया, राष्ट्रवादी लोग भी उसमें शामिल थे। उसने अगड़े पिछड़े का कर दिया। तो इस तरह की पॉलिटिक्स में उस तरह की झूठी बातें, जिस तरह से वो मंदिर तोड़ने वाली झूठी बात वामपंथियों ने खूब प्रचारित की, तो ये दलित जो है वो ओरिजिनल है और नॉन दलित जो है वो बाहरी है, और ये जो साउथ इंडियन है द्रविड़ वो इंडियन है और जो नॉर्थ इंडियन है वो बाहरी है, वो कहीं यूरोप और जर्मनी से आए थे। इस तरह का प्रचार उनको सूट करता है क्योंकि वो किसी न किसी तरह रूप से लोगों को बांटना और अपना एक वोट बैंक बनाना उसमें उनको यूजफुल लगता है। इसीलिए जिस तरह से मार्क्सिस्टों ने इसको एविडेंस की चिंता नहीं की कि मंदिर तोड़ते थे हिंदू लोग, इसका एविडेंस चाहिए, अरे एविडेंस की क्या जरूरत है, प्रचार करो। वही हाल इसमें भी है कि एविडेंस की क्या जरूरत है, अरे बाहर से आए थे, ये नॉर्थ इंडियन जो है वो आर्यन है, आर्यों की संतान है, और साउथ इंडियन है वो मूल निवासी है, इसका प्रचार करो। मजे की बात है कि जिन मिशनरीज ने, ओरिजिनल ऑथर्स ने जो ये सिद्धांत दिया था या हाइपोथेसिस दी थी, उन्होंने इसको बाद में रिवाइज कर लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर लिखा है, श्री अरविंदो ने इस पर लिखा है कि इसका उनको कहीं एविडेंस नहीं मिला और ये सारी बातें फॉल्स है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कोई आर्य और अनार्य का भेद भारत में नहीं है, भारत में सारे ही लोग मूल निवासी हैं और सारे ही लोग भारतीय हैं, और आर्य का मतलब होता है जेंटल, आर्य का मतलब कोई रेस नहीं होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर के कहने के बावजूद अगर ये सो कॉल्ड दलितवादी उसको अंडर द कारपेट करके इसको प्रचार करते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल एन एकेडमिक कंक्लूजन, दिस इज नॉट एट ऑल corroborated by any evidence whatsoever, क्योंकि आर्य बाहर के थे, इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिला है, और जितने भारत के लोग हैं वो सब मूल भारतीय हैं। इसके तरह तरह के प्रमाण वैदिक लिटरेचर से लेकर के ये आर्कियोलॉजी तक बार बार मिलते रहे हैं। लेकिन धन अगेन चूंकि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, पॉलिटिकली यूजफुल नहीं है, क्योंकि तब आप दलितों को नॉन दलितों से कैसे लड़ाओगे, तब आप अगलों को, पिछड़ों से, द्रविड़ों को, तमिलों को नॉन तमिलों से कैसे लड़ाओगे। तो इसलिए वो एविडेंस की चिंता नहीं करते, वो इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। लेकिन ये मार्क्सिस्टों ने इसको फैलाया जरूर, ये उनका गढ़ा हुआ नहीं है, ये चर्च मिशनरीज का गढ़ा हुआ है और वो आज भी इसको फैला रहे हैं अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो मेरी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरी शिक्षा पूरी वैज्ञानिक रूप से हुई है, इसीलिए मैंने आखिरी पाठ्य पुस्तक या फिर इतिहास की जो पुस्तक पढ़ी होगी वो 10वीं कक्षा में थी। और आज जब मैं दोबारा कुछ इतिहास समझने जा रहा हूँ तो कुछ अलग ही माहौल पता चलता है। और आपने आज जो एक्सप्लेन किया इसमें कितने डिस्टॉर्शंस है वो समझ में तो आता है, परंतु मेरे अनुभव में 3 ऐसी चीजें हैं जो मैं मोटस ऑपरेंडी कहूंगा कि ये मार्क्सिस्टों ने इतिहास में कैसे किया है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर उपाय क्या है, एक पाठक के तौर पर इससे कैसे निपटा जाए और एक समाज के तौर पर इस पर उपाय क्या है। तो मैंने 3 चीजें जो नोटिस की है, वो एक है कि वो बहुत शब्द छल करते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप किसी से ये बात करने जाए कि चीन या रशिया ने अपने कम्युनिस्ट काल में किस प्रकार से अत्याचार किए थे, तो पहले वो इस पर कूद पड़ते हैं कि कैसे वो कम्युनिज्म था ही। तो ये एक प्रकार का शब्द छल वो चल जाता है कि वो कम्युनिज्म एग्जैक्टली है क्या, वो और वो अत्याचार रह जाते हैं पकड़। लेकिन आपके ऊपर, आपके देश में हुए अत्याचार से वो भटकते नहीं। दूसरी चीज जो मैंने देखी, उसमें लॉस ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। मतलब मैंने अपने पाठ्य पुस्तक में कभी भी ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की ये शब्द कभी सुना नहीं था, लेकिन आज तो बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ वो बहुत प्रचलित हो चुका है। परंतु उतने ही प्रोपोर्शन में टॉक्सिक कैथलिसिज्म या टॉक्सिक कैथलिकवाद के बारे में बात नहीं होती, जबकि ये साबित हो चुका है कि पेपेसी में या पोप में खुद स्लेव्स रखे थे, गुलामी को उन्होंने बढ़ावा दिया था, इन्क्विजिशन करवाया था, और आज भी उन पर बच्चों के शोषण का भी आरोप लग चुका है। तो इतना सब प्रूव होने के बाद भी
ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की बिकम सो नेगेटिव, लेकिन उतना प्रोपोर्शन इसमें नहीं दिखता। और तीसरी जो चीज है वो मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, मतलब नैरेटिव हो, मार्केट हो। जैसे कि अगर आज मैं कोई वेद पर कोई किताब पढ़ना चाहूंगा तो मुझे डोनेजर या म्यूलर की किताब ज्यादा आसानी से मिलती है, ना कि पंडित सातवलेकर जी की। तो इसके बारे में ये तीन चीजें मैंने नोटिस की है। तो इस पर एक पाठक के दृष्टि से मैं क्या उपाय कर सकता हूँ, और एक समाज की दृष्टि से हमने क्या करना चाहिए, देश की दृष्टि से। और जब समाज और देश के बारे में आप जवाब देंगे तब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सरकार ने फिलहाल एक ऑर्डर या फिर एक सर्कुलर भेजा है कि आपको किताबों में क्या परिवर्तन चाहिए वो आप हमको लिखकर भेजिए, तो उसका कितना उपयोग होगा या उपाय होगा, आपसे भी जानना चाहूंगा। बातें तो बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि वो जो एक ब्राह्मणवाद भी है वो भी उसी तरह का प्रचार है जो मिशनरियों से शुरू हुआ था, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था कि ब्राह्मण चूंकि लीडिंग लोग हैं, अगर इनको हम कन्वर्ट करा लें तो बड़ी आसानी से सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। और लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण ही सबसे बड़े रक्षक हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, तो उन्होंने उनके खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो लेकिन फिर वही हुआ जो आर्य आक्रमण वाली बात है कि स्वतंत्रता के बाद चूंकि जिस तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हुई जातियों के आधार पर, उसमें ब्राह्मणों को एक तरह का निशाना बनाया गया और वो इतनी फिक्स हो चुकी है कि अब वो बहुत तरह की धाराएं इसको इस्तेमाल करती है। राष्ट्रवादी लोग भी, उनके एमपी को भी मैंने एक बार भाषण देते हुए सुना जिसमें वो ब्राह्मणों को बहुत बुरा भला कह रहे थे, जबकि उनके पास उसी तरह कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस हो ही नहीं सकता। भारत में तो ब्राह्मण हमेशा गरीब ब्राह्मण थे टाइप से कहा जाता था, ना वो शासन में थे। तो ज्ञानियों को, शिक्षकों को इस तरह से बदनाम करके एक तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा पर बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये कि वो आम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये बड़ा कठिन सवाल है। मुझे लगता है कि भारत में जो राज्य जिस तरह से बना, जिस तरह से नेहरू जी ने उसको बनाया, वो एक तरह से सोवियत किस्म का राज्य है, कम्युनिस्ट किस्म का राज्य है। इतना राज्य के तंत्रों का इतना फैलाव आम यूरोपियन अमेरिकी देशों में नहीं है। राज्य वहां लिमिटेड स्पेस रखता है और पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी स्पेस बड़ी लिमिटेड है। उनको कोई स्पेशल स्टेटस, सुविधाएं और ये लार्जर देन लाइफ उनकी प्रोपेगेंडा और 24 आवर्स 12 महीने पार्टी एक्टिविज्म वो सब नहीं होता। ये कम्युनिस्ट देशों में होता है, लेकिन भारत में भी हो रहा है, क्योंकि नेहरू जी के समय से एक वामपंथी परंपरा बन गई और पार्टी अपने आप में एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गई है। तो सारा ध्यान उसमें रहता है और पार्टियों को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए उनको सबसे आसान लगता है कि दूसरे के खिलाफ प्रचार करो। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ प्रचार करती है, फिर एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़ी करती है। ये एक विशियस सर्किल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आम लोग इसमें क्या कर पाएंगे जब तक कि कोई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन या मंच या कोई संस्थान अगर सत्ता नहीं, जब तक इसको सपोर्ट ना करे, तब तक हम लोग यही टूटा फूटा जो काम कर सकते हैं वही कर रहे हैं कि उस तरह की चीजें फैलाई जाए। और आपने जो वो कहा कि मार्क्सिस्टों की चीजें इंटरनेशनली और इजीली अवेलेबल है, उसका कारण वही है कि उनको चूंकि स्टेट ने और इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट किया, तो इसलिए वो दूसरे भी उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सीताराम गोयल थे या वॉइस ऑफ इंडिया थे या इस तरह के जितने लेखन करने वाले लोग थे या आज भी हैं, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए इनकी चीजें मेन स्ट्रीम नहीं बन पाती है, मीडिया में नहीं जा पाती है, उनका कोई प्रचार नहीं होता है। नहीं तो कोई एक उपन्यास लिखता है और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो जाता है, और किसी ने जीवन भर ओरिजिनल काम किया जिसकी 1 दर्जन किताबें क्लासिक हैं, 50 साल के बाद भी आज वो वैल्यूबल लग रही हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता, वो सिलेबस में कहीं नहीं है। उनको विदेशों में कोट किया जाता है, अमेरिका में या इंग्लैंड में उनको कोट किया जाता है, भारतीय यूनिवर्सिटी में उनका कहीं सिलेबस में रीडिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है सीताराम गोयल जी का या रामस्वरूप जी का। चाहे कॉम्परेटिव रिलीजन हो या हिस्ट्री राइटिंग हो या सेकुलरिज्म हो, इस स्थिति को जनता और समाज कैसे तोड़ेगा ये तो बड़ा कठिन है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। जब तक कि कोई मजबूत संस्थान, चाहे वो गैर सरकारी ही क्यों ना हो, गैर नॉन पॉलिटिकल हो तो और अच्छा, जब तक वो इनकी पीठ पर ना हो या सपोर्ट करने के लिए खड़ा ना हो, तब तक बड़ा मुश्किल मुझे लगता है। क्योंकि वो विदेशी लोग उसी को महत्व देते हैं जिसको देशी लोग महत्व देते हैं। जब विदेशी पत्रकारों से पूछा जाता है कि आप अपने देश में मार्क्सिस्टों की बाइट नहीं लेते हो और भारत में हमेशा मार्क्सिस्टों की बाइट क्यों लेते हो, तो उन्होंने कहा कि हम उनकी बाइट इसलिए लेते हैं कि आप भी उन्हीं को महत्व देते हैं।
आपके टॉप एकेडमिशियंस वो लोग हैं, आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में वो लोग हैं, बड़े पोस्ट पर वो लोग हैं, चाहे वो एकेडमी हो या मीडिया हो या इवन पॉलिटिक्स हो। तो हम कहाँ खोजने जाएंगे कि कौन दूसरे इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्योंकि आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए हम भी उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जैसा मैंने आज की वार्ता में भी कहा, तो फाइनेंशियल टाइम्स वो उसी बात को दोहरा रहा है जो कि रोमिला थापर दोहरा रही है, वो उसका अपना रिसर्च नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वो इम्पोर्टेंट है, वो 50 सालों तक लीडिंग हिस्टोरियन और एकेडमिशियन रही, इसीलिए उनको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वो अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की प्रोफेसर थी रोमिला थापर कुछ दिनों तक। तो ये प्रतिष्ठा देना, ज्ञानियों को प्रतिष्ठा देना हमेशा राजा का काम होता है, राज्य का काम होता है, और ये प्राचीन काल में भी होता था, क्योंकि ज्ञानी लोग धन से और संस्थाओं से गरीब होते हैं, वो उनके पास नहीं होती है। उनको जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब तक उनकी चीजें समाज तक नहीं पहुंच सकती है। तो ये काम पहले भी स्टेट करता था, और भारत में तो ये बिल्कुल सोवियत काइंड ऑफ स्टेट है, जिसके टेंटेकल्स हमारे जीवन, परिवार, संस्कृति के कोने कोने तक घुस गए हैं। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री भारत में जो होती है, वो अमेरिका में इसकी चौथाई भी नहीं है। वहां 15 मिनिस्टर होते हैं, यहाँ 80 मिनिस्टर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सारे जगहों में है, और वो जो प्रयत्न होता है कि हम लोगों से सुझाव मांगे, लोग तो सुझाव आज से नहीं दे रहे हैं। सीताराम गोयल ने और क्या किया था 40 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन उन सुझावों को सुनता कौन है? ये आम लोग जो सुझाव देंगे, वो सारे सुझाव और सारे खंडन अरुण शौरी की किताब में है, एमिनेंट हिस्टोरियंस में, उन्होंने अंत में यही लिखा है, व्हाट इज टू बी डन। और वो तो इन्हीं राष्ट्रवादियों के मेंबर भी रहे थे, मंत्री भी रहे थे, लेकिन जब उन्हीं की बात नहीं सुनी, बड़े बड़े उनके अपने लोग हैं, उन्हीं की बात नहीं सुनी, तो ये आम लोग बेचारे लिख करके जो देंगे, वो तो उन्हीं चीजों की का दोहराव है, जो कि सीताराम गोयल कह चुके हैं, अरुण शौरी कह चुके हैं, और भी बहुत लोग, कुनराड कह चुके हैं, डेविड फ्रॉले आज भी कह रहे हैं, जो कि इंटरनेशनली रिनाउंड स्कॉलर है। तो अगर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये पब्लिक बेचारी 10 लाख चिट्ठी भेजेगी, उससे कुछ होगा इस पर मुझे बहुत विश्वास नहीं है। पहला सवाल ये है कि क्या आप समझाएंगे कि ये जो सबॉल्टन है, ये कम्युनिज्म से किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि सतह पर डिग डाउन करें तो लगता है कि काफी सारी चीजें सिमिलर हैं। और जब आप आज के समय में बात करते हैं कम्युनिज्म की या मार्क्सिज्म की, तो बहुत से नॉन लेफ्ट यानी राष्ट्रवादी लोग भी कहते हैं कि ये वही बात हो गई कि सांप चला गया और आप लाठी बजा रहे हैं। अब वो है नहीं एकेडमिया में, आप क्यों बात कर रहे हैं? और अगर वो नहीं है तो ऐसा क्यों हो रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में बात चल रही है पाकिस्तान, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर की, या इंडिया के वॉल्कनाइजेशन की, या बाकी जेएनयू तो खैर सभी को पता है, बट इवन बाकी इंस्टीट्यूट भी इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों आइडियोलॉजीज, क्या सबॉल्टन जो है मूवमेंट वो कम्युनिज्म से निकला है, या आपने जैसे कहा कि ये मिशनरीज का बढ़ाया है और आज वो एक दूसरा प्रसंग ले रहा है? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये कि जब हम मंदिरों की बात करते हैं कि राजा मंदिरों को तोड़ते थे, तो मीनाक्षी जैन जी ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, फाइट ऑफ डेटीज, और उसमें वो बात करती है ना सिर्फ कि भाई प्रीस्ट ने किस तरह से मंदिरों की मूर्तियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जब तक कि उन्हें कोई सुरक्षित स्थान न मिले स्थापना करने के लिए, बट उसी में एक बहुत अच्छा प्रसंग है, वो बात करती है जहाँ कहती है कि दो राजा जब लड़ाई करते थे तो एक राजा दूसरे राजा की जो डेटी है उसको अपने साथ नॉट एज अ प्राइज पोजेशन बट सत्कार के साथ अपने राज्य में लेके आते थे, पर उनकी परमानेंट स्थापना नहीं करते थे। एक टेम्पररी स्थापना होती थी शायद 2 या 3 साल के लिए, और इस बीच दूसरे राजा को एक समय मिलता था कि वो आकर आक्रमण करे और अपनी देवी को या अपनी देवता को यहाँ से लेकर जाए। सो एकेडमिक वर्ल्ड में भी ऐसी चीजें हो रही हैं, बट बात यह कि कितने लोगों ने मीनाक्षी जैन जी के बारे में सुना है, कितने लोगों ने ये लेक्चर सुना है या उनकी किताब पढ़ी है। तो आपने सही कहा कि अगर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो नहीं हो सकता है, बट देन जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की बुक्स भी अवेलेबल हैं, मगर ये डिस्कशन मेन कोर्स पे नहीं है, तो ये कैसे मेन कोर्स में आएगा? सो देयर इज सम वर्क व्हिच इज हैपनिंग द साइड लाइन्स, मगर वो चीज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? आखिरी बात तो मैं कह चुका हूँ, ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि जो काम स्टेट के माध्यम से या पावरफुल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो रहा है उसको कॉमन आदमी कैसे कर सकता है। एक तो उसको उतने वेयर विथल नहीं होते हैं, उनको उतनी समझ भी नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात है कि मीन्स नहीं होते हैं। और सबाल्टर्न वाली बात जहाँ तक है, वो मार्क्सिस्टों का ही एक डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ तो सुमित सरकार लिखते थे
सबाल्टर्न स्टडीज करके उन्होंने किताबें लिखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर थे, वो भी मार्क्सिस्ट थे। तो सबाल्टर्न का कोई खास मतलब नहीं है, वो निचला तबका है, वो एक तरह का क्लास डिवीजन नहीं है। मार्क्सिज्म पूरी तरह उसका बेसिस है क्लास डिवीजन, एक्सप्लॉइटिंग क्लास और एक्सप्लॉइटेड क्लास, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ये लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास। तो किसी न किसी तरह से डिवाइड करना, ये मार्क्सिज्म का बेसिस रहा है और कम्युनिस्ट एक्टिविटी का बेसिस रहा है। तो एक चीज अगर डिस्क्रेडिट हो गई तो उन्होंने दूसरी चीज ले आई, इसीलिए आजकल कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं। वो उसी तरह की बातों को, जिसका बेसिक मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी तरह लोगों को तोड़ना, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना। तो सबाल्टर्न स्टडीज मार्क्सिस्टों का ही डेरिवेटिव है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये मिशनरीज का नहीं है। लेकिन होता यह है कि जितने भी लोग हिंदू सोसाइटी को या भारतीय समाज को तोड़ना चाहते हैं, वो एक तरह का इनडायरेक्ट अलायंस जैसा उनका आपस में रहता है, या एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात होती है। मिशनरियों ने कुछ कहा तो ये जो लेफ्टिस्ट हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं, लेफ्टिस्टों ने कुछ कहा तो मिशनरी उनको सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग नक्सलाइटों को भी वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा सुनने में आता है कहीं कहीं। तो ये कॉमन एजेंडा के कारण है। कॉमन एजेंडा है हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को खत्म करना, या उसको कैप्चर कर लेना, उसको कन्वर्ट करा लेना। इस्लामी चाहते हैं कि वो इस्लामिस्ट हो जाए, चर्च वाले चाहते हैं कि वो क्रिश्चियन हो जाए, और मार्क्सिस्ट चाहते थे कि वो कम्युनिस्ट हो जाए। तो अब चूंकि वो हार चुके हैं, तो बात आपने ठीक कही कि वो लोग कहते हैं कि वो तो खत्म हो गया, लेकिन वो बात जरूर है, वो जरूर खत्म हो गए। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, ये वर्ग विभाजन, ये भारत नाम की कोई एक चीज नहीं है, हिंदू समाज नाम की कोई एक चीज नहीं है। ये तो जातियों में, भाषाओं में और संप्रदायों में, विश्वासों में बटी हुई है। इसलिए हिंदू समाज करके कहना या हिंदू धर्म करके एक चीज कहना, ये उचित नहीं है। ये मत जो मार्क्सिस्टों ने और चर्च ने मिलकर के प्रसारित किया, ये इतना गहरे फैल गया है कि सभी लोग इसको दोहराते हैं। इसलिए ये बात सच है कि आज चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां बिल्कुल धूल दूसरित हो चुकी हैं, उनको एक एमपी और एमएलए की सीट छोड़िए, वो वार्ड कमिश्नर की सीट जीतना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सही है कि जिन विचारों को उन्होंने पिछले 70 सालों 80 सालों से फैलाया, बल्कि प्री इंडिपेंडेंस के समय से फैलाया, वो आज हमारे सारे मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में वो शामिल हो चुकी है। इसलिए अब इससे विचारों को विचारों से ही हराया जा सकता है, उसको किसी पार्टी या लेबलिंग करके हराना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम जब इस तरह की संघर्ष करते हैं वैचारिक, तो उसको पार्टी, मार्क्सिस्टों या पर्सन पर नहीं लाना चाहिए कि ये रोमिला थापर ने कर दिया इसीलिए ऐसा हुआ, ये नेहरू जी ने किया इसीलिए ऐसा हुआ। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। वो लोग अब चले गए, सीन से बाहर हो गए, कुछ लोग दिवंगत हो गए, वो उनको अब बदनाम करके या उनको बुरा भला करके कुछ नहीं होगा। आज जो लोग कर रहे हैं, आज जो संस्थाएं कर रही हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनसे निपटना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए, उनके खिलाफ लिखना, बोलना, प्रकाशित करना चाहिए। और इसके लिए अगर समाज से संसाधन मिल सके तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब भारत जैसी जगह में जब तक उसको स्टेट कम से कम न्यूट्रल भी ना रहे, एक ये भी तरीका है कि अगर स्टेट सपोर्ट ना करे तो कम से कम स्टेट न्यूट्रल हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्टेट के लोग उन्हीं बातों को प्रचारित करते हैं, वामपंथियों की बातों को, चर्च की बातों को, इस्लामिस्टों की बातों को, और उनके अंदर अपने पार्टी में भी, संगठन में भी जो ऐसे विद्वान हैं जो सही बातें कह रहे हैं, वो उन पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में ये आगे कैसे ये लड़ाई बढ़ेगी, ये तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं। जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉक रही आज की शंकर जी। एक विनती थी आपसे कि आज की वार्ता से रिलेटेड कुछ बुक्स जो आपने बीच बीच में बताई हैं, लेकिन 2-3 बुक्स आप अगर कुछ बता सकें जो हमारे जो ऑडियंस हैं वो और इसके बारे में डिटेल में ताकि नॉलेज ले सके, तो वो आप सजेस्ट करिए प्लीज। मैं दो किताब तो बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। एक तो बहुत छोटी किताब है, शायद 50 पेज की है, लेकिन उसमें ये पूरा आपके जितने प्रश्न आपके श्रोताओं के आए, वो सारी चीजों का उसमें बहुत क्रक्स में जवाब है। उसका नाम कुछ डिफरेंट है, नाम है परवर्सन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस। ये सीताराम गोयल की पुस्तक है, परवर्सन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस। ये इसी बात पर है,
कि किस तरह से भारत की राजनीतिक भाषा पर कैप्चर किया गया साम्राज्यवादियों द्वारा, भारत के दुश्मनों द्वारा, और उस परवर्षण के कारण हम आज अपने ही बंधन में फंस गए हैं। तो ये छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक तो ये है, दूसरी उन्हीं की, सीताराम गोयल की ही है, ये जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेहरूइज्म। उसमें एक तरह से भारत में पिछले 60 सालों में जो वैचारिकता फैली है नेहरू जी के माध्यम से, नेहरूवाद के माध्यम से, वो किस तरह से पूरी तरह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रसारित किया, और किस तरह से भारत की नीतियां, विदेश नीति भी और आंतरिक नीति भी उससे प्रभावित हुई, और उसमें हिस्टोरिकल स्टडीज भी प्रभावित हुई। भारत में इतिहास की जो हमारी समझ है वो नेहरू जी से एक तरह से बिगड़ी है, क्योंकि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे तो एक मॉडल जैसे हो गए, और वो इंटेलेक्चुअल भी थे। उनकी किताबें बड़ी पॉपुलर हुई, बहुत अच्छी भाषा में लिखी हुई थी, और चूंकि सत्ताधारी थे इसलिए वो आराम से देश विदेश में फैली। तो उससे भारत के इतिहास के बारे में बहुत विस्तार से गलतफहमी फैली है। तो उसकी पूरी थॉरो क्रिटिसिज्म काफी हद तक उसमें है, गोयल जी की किताब में, जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेहरूइज्म। और तीसरा, अगर आप इजाजत दें तो मेरी अपनी ही किताब है जो इस मार्क्सवादी इतिहास लेखन पर है। इनफैक्ट जितनी चीजों की आज मैंने चर्चा की टॉक में, वो सब इसमें है। वो किताब है भारत पर कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी इतिहास लेखन, और ये अक्षय प्रकाशन से छपी है। और इसमें मैंने भारत में मार्क्सवादी इतिहासकारों की जितनी प्रस्थापनाएं हैं, मूल स्रोतों से लेकर के रेफरेंस के साथ, मैंने उसका खंडन करने की कोशिश की है। और जो आज की वार्ता में जितनी बातें मैंने कही वो सब भी इसमें है। तो मुझे लगता है कि जो एमेच्योर रीडर हैं, जिनको जानकारी के लिए पढ़ना है, समझ के लिए पढ़ना है, वो अगर ये 2-3 किताबें पढ़ें तो उसमें फिर आपको और भी रेफरेंस मिल जाएंगे, आप खुद अपने आप आगे पहुंच जाएंगे।